साउंड सुनाई दे रहा अभिषेक सर गाने का? यस सर। ठीक है, ये चलने देते हैं ना जी। अब आप बताइएगा, अब आवाज आ रही कि नहीं आ रही? सर नहीं, वॉइस नहीं है क्लियर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सॉन्ग है उसकी वॉइस थोड़ा तेज करिए। ओके। करिए कुछ करिए, हंस हंस मेरी हो जाए, करिए बस बस बड़ा बहुत है, अब कुछ करिए, कोई तो चल सिर्फ पढ़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाँ कोई तो चल सिर्फ पढ़िए, तू बेतरिए या मरिए, चकले काशन की फलियों में, नैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, फूटा रवाज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई जीते, नाम है जी, जिद है तो हो जिद है जी, किसना यूं ही पत्थर है, कोई तो चल जिद पड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाँ कोई तो चल जिद पड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक है सत्तर मिनट है तुम्हारे पास। I'm the coach of the Indian national women's team. ये स्टेट के नाम सुनाई देते, ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता, इंडिया। करिए कुछ करिए, हंस हंस मेरी हो जाए, कुछ करिए,
करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बहुत है अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेचरिए या मरिए हर कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेचरिए या मरिए चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया कौन भाई आई तो थी अपने आप में, सुबह कर गई अपने आप। कौन सी? गलियों में राशन की गलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा रवाज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे बस है नाम है जी जिद है तो हो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेचरिए या मरिए हर कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेचरिए या मरिए चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया 70 मिनट है तुम्हारे पास हेलो आने आने दो। I'm the coach of the Indian national women's team. ये स्टेट के नाम सुनाई देते ना दिखाई देते सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है इंडिया करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले कुछ करिए करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बहुत है कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेचरिए या मरिए हर कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेचरिए या मरिए चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया पूजों में गलियों में शासन की गलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा रवाज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे बस है नाम है जी जिद है तो हो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेचरिए या मरिए हर कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेचरिए या मरिए चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया चकले हुनकले इंडिया 70 मिनट है तुम्हारे पास
नाम सुनाई देता ना दिखाई देता, एक मुल्क का नाम सुनाई देता, इंडिया। करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, कुछ करिए, करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे करिए या करिए, हर कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे करिए या करिए। शक्ति दे अभिषेक, चेयरमैन सर और ग्रुप डायरेक्टर सर को कोर्स बना दो। ऊंचों में गलियों में, शासन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, फूटा आवाज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना हम यार पीछे, कितना भी कोई खींचे। आप सभी को विक्रांत प्रणाम। I welcome you all to the series of sports webinar जुनून। बुझने लगी हो आंखें तेरी या थमने लगी रफ्तार, उखड़ने लगी हो सांसें तेरी, दिल करता चित्कार। दोष विधाता को न देना, बस मन में रखना आस, विजयी बनता है वही जिसमें हो आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास से पूर्ण नारी शक्ति को विक्रांत समूह का सादर नमन। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष मसीह विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्पोर्ट्स वेबिनार जुनून में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। The Vikrant Group of Institution Indore and Gwalior is one of the best group of academic institutions that have embarked on a mission with zeal to imbibe a culture of providing quality education to the learners, thereby leading them to the pinnacle of success. Our chairman, Shri R.S. Rathore, sir, the founder of Vikrant Group of Institutions, an engineer by profession who had a dream of setting up a world-class institution in Madhya Pradesh. He, along with like-minded academicians, took the leap and set up VGI Indore and VGI Gwalior for shaping of young minds through quality education. Vikrant Group of Institutions ensured that its students excel in both academics as well as sports. All major sports are promoted at VGI: football, kabaddi, cricket, wrestling, kho-kho. In the past webinars, we had international wrestler stars Shri Kripa Shankar Bishnoi and the international cricket player Shri Amay Khurasia ji with us. I would now take this opportunity to welcome our respected chairman, sir, Shri Rakesh Singh Rathore, sir, Vice Chairman Shri Meena Singh Rathore, ma'am, Group Director Dr. Satyanarayan, sir, Managing Director Nitin Tomar, sir, Secretary Shri Vikrant Singh Rathore, sir, Treasurer Indore Garima Tomar, ma'am, Treasurer Gwalior Gunjan Rathore, ma'am, and all respected principal, deans, faculties, staff members, students, coaches and players, and all other connected for this sports webinar, Junoon. Friends, Vikrant Group has always been on the forefront to encourage and motivate the sportsman spirit among students and to provide a sports environment by organizing the annual sports festival Bonanza VPL, that is Vikrant Premier League for school students.
hockey has always been on the prominence with us and with India. Hockey has been our national game and the only game in which India has won 11 Olympic medals, out of which 6 were successive gold medals from 1928 to 1956, and later two more in Tokyo and Moscow Olympics. This webinar would not be complete if we do not remember our own hockey superstar from Mahu, Shankar Lakshman Dada, who was also a part of Olympic medal-winning hockey team as a goalkeeper in 1956, 1960, and 1964. It is a matter of great pleasure for us to have international women hockey star and the lead of Indian hockey team, Arjun Awardee, Preetam Siwach, ma'am, who has led India to many victories in international women hockey tournaments. She has done great for not only for there, but also for she has put for Haryana state, for the country, and as a whole, she has been the leading force behind many women, girls, and Indian hockey players. We welcome you on this beautiful Sunday morning, ma'am. आपका स्पोर्ट्स वेबिनार जुनून में बहुत बहुत स्वागत है. Now I would like to humbly request our respected chairman, sir, Shri Rakesh Rathore, sir, to bestow upon us his blessing before we proceed any further. Shri Rakesh Rathore, sir. धन्यवाद सुभाष. सभी को विक्रांत प्रणाम. जुनून की श्रृंखला में आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी खिलाड़ी कैप्टन रह चुकी, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड भी जीता और भारत को सर्वश्रेष्ठ मुकाम पे पहुंचाने के लिए आज वो कोच भी हैं और भारतवर्ष की लड़कियों को वो बहुत अच्छे से हॉकी खेल की बारीकियां सिखा रही हैं. और ये इतना बड़ा नाम जुनूनी ही हो सकता है. जुनून शायद आज प्रासंगिक होगा इनके नाम के लिए और इनके काम के लिए. मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि खेल एक ऐसा माध्यम होता है जो कि जुनून सिखाता है. और किसी भी जीवन के सभी पक्ष जो भी होते हैं, जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं, वो सभी खेल ही है. जीवन का खेल होता है. उस खेल में यदि हमारे अंदर जुनून जाग गया तो प्रीतम रानी सिवाच जैसा भी असंभव सा लगने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाता है. मैं इस अवसर पर हमारे देश का नाम रोशन करने वाली अति श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, भारतीय टीम की कैप्टन रह करके उन्होंने सर्वोच्च कॉमनवेल्थ में हमको गोल्ड दिलवाया और आज भी उस हॉकी की जादूगरी के साथ में हमारी बच्चियों को सिखा रही हैं. ऐसी शख्सियत को मैं विक्रांत परिवार में आज देखकर प्रणाम करता हूं और विक्रांत प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं. प्रीतम रानी, आप न केवल अद्वितीय खिलाड़ी हैं वरन एक ऐसे प्रदेश से आई हमारी महिला शक्ति हैं, एकमात्र शक्ति हैं जहां की तमाम रूढ़ियां प्रचलित होती हैं. और ऐसे में आपने किस तरीके से अपना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम बनाया होगा, अर्जुन अवार्ड जीता होगा और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जो सर्वोच्च सम्मान है उसके लिए आप नामित हुई होंगी. मैं समझ सकता हूं. आपकी उस जुनून के लिए मैं प्रणाम करता हूं. मैं अभी ग्वालियर की उस धरा पे बैठा हूं जहां की हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह यहाँ की धरती से पैदा होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष का नाम रोशन किया है. वहां से मैं आपको पुनः प्रणाम करते हुए और अपना व्याख्यान देते हुए, ताकि हमारा आज का यूथ, पर्टिकुलरली हमारे स्टूडेंट्स, इस कोविड-19 के काल में जब कहीं न कहीं निराशाजनक स्थिति में आ जाते हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं, ऐसे में उनको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और जीवन जीने के प्रति बहुत उत्सुकता होगी, बहुत
उनका उत्साहवर्धन होगा। खेल ही ऐसा माध्यम होता है जहाँ की हमेशा ही जीत होती है, हार में भी खिलाड़ी ही जीत मान सकता है। हार होती ही नहीं है, हार तो हमको सिखाती है कि जीत की ओर कैसे बढ़ा जाए। तो ऐसे खेल प्रतिभा के लिए और विशेष रूप से मातृशक्ति के रूप में आपने जो देश का नाम रोशन किया है, आप हमारे लिए वंदनीय हैं और हम सभी आपका स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद सुभाष, प्लीज कैरी ऑन। शुक्रिया सर आपके आशीर्वाद वचन के लिए। There is a famous nursery rhyme that I used to sing for my daughter, which goes on: chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hairs very fair, eyes are blues, lovely too. And I used to ask her, is that you? And that's where she used to scream aloud, no, I am a strong girl, that's not me. She used to say that she is not the one whom you are talking about. No, I am not the one. So same is over here also. Now we could see that why the girls have now started to make it very clear that they are not the one who are going to be recognized as that soft one and that the dainty darlings that they used to be. They said very clearly that we are strong, very strong, and that's what I'm sure that our sports star today will agree with me. She is a great personality of women hockey, born on 2nd October 1974 at Jharsa village, Haryana. She struggled her way through the narrow lanes and narrow ideology throughout her childhood. But she was the one that would never give up. Instead, she fought her way through the cultural and social bondages that were prevalent in the state of Haryana, and at the tender age of 16 had the pride to represent the country, and since then proved time and again that woman has the indomitable spirit to win against all odds. Her international career spanned to an amazing period of 17 years, starting from 1991 to 2008. Marriage, family responsibility, childbirth, her first son, then daughter did not deter her staging comeback. शिवाज मैम को कहा जाता है she is basically a comeback queen, because जिस समय समय के साथ उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वापस कमबैक करा है, that has been amazing. So ladies and gentlemen, let us put our hands together for the epitome of strength, a fighter, an indomitable personality, a Commonwealth gold medalist, an Arjun awardee, the one and only Preetam Shivaj ma'am. स्पोर्ट्स वेबिनार जुनून में प्रीतम मैम आपका हम हार्दिक दोबारा स्वागत करते हैं। थैंक यू विक्रांत जी। सवालों का सिलसिला मैम शुरू करते हैं। आपकी कुछ बचपन की यादें जो हॉकी के साथ जुड़ी वो हमारे साथ शेयर करें। कब आपने पहली बार हॉकी कब पकड़ी और हॉकी से लगाव कैसे हुआ आपको? मैं 6th क्लास में थी और मेरे जो स्कूल है, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, उसमें हमारी हॉकी की टीम थी, गांव की टीम थी। बहुत अच्छे लेवल पे नहीं खेलती थी, लेकिन गांव की लड़कियों में टैलेंट होता था, इसलिए हमारे पीटीआई वहां खिलाते थे। मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरा शौक खेल में ज्यादा था। तो वही स्कूल में जब बच्चे खेलते थे तो मैं क्लास में बैठ के उनको देखती थी कि वो खेल रहे हैं, मैं भी जाऊं खेलने। तो ऐसे ही करते करते मैं फील्ड पे गई। हमारे जो पीटीआई थे उनको मैंने बोला मुझे भी खिला दो। उन्होंने मुझे वहां से मना कर दिया, बोलते आप बहुत मोटी, आप चली जाइए। तो हाँ, उन्होंने मुझे वहां से मना कर दिया, मैं आ गई। फिर मैं घर आके रोने लगी अपनी दादी के पास के दादी मेरे को तो हॉकी खेलनी थी। तो बोलती है चलो मैं चलती हूँ अप्रोच लगाने के लिए। तो वो मेरे साथ गई और हमारे पीटीआई से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं, प्लेयर नहीं भी बनेगी लेकिन इसको ग्राउंड में आने दीजिए। तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग थी स्कूल से। ओके, तो शुरू से पर इसके अंदर हॉकी का कैसे आपका रुझान रहा? जनरल मतलब लड़कियां और खेलों में ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, कई बार इतनी छोटी उम्र में हॉकी का कैसे रुझान हुआ आपका? हमारे गांव में हॉकी ही था और कोई स्पोर्ट्स था ही नहीं। जो स्कूल में है वो हॉकी खिलाते थे पीटीआई।
तो इसीलिए हॉकी की तरफ रुझान गया। एक लड़की हमारी वहाँ की थी जो स्टार्टिंग में मतलब खेल के बाहर गई थी, विदेशों में गई थी। ओके। तो मैं उस लड़की को देखती थी कि ये इतने अच्छी किट पहनती है, इतने अच्छे ट्रैक सूट है इसके पास, या इतनी अच्छी दिखती है। तो मैं सोचती थी मैं भी मतलब ऐसी प्लेयर बनूं। तो मैंने उससे बात की, दीदी आप कैसे बने? उसने मेरे को थोड़ा कुछ बताया। तो मेरा बड़ी इच्छा हुई कि मैं हॉकी खेल के और इतनी बड़ी स्टार बनूं। ओके, तो इससे हॉकी की तरफ, यानी गांव में हॉकी का माहौल शुरू से था आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जो सुनते आए हैं, हालांकि जो तो वो चीज आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हरियाणा में थोड़ा इतना फ्री एटमॉस्फेयर नहीं, और आज से आप जब खेलते थे, आप जब थे, तब इतना फ्री एटमॉस्फेयर लड़कियों को नहीं मिलता था कि वो इतनी ओपनली मतलब खेलों में इन्वॉल्व हो सकें। तो उस बारे में कुछ बताएं। विक्रांत जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आज से 20 साल पहले जो है हमारे जो मतलब हरियाणा के अंदर आज भी बहुत सारे हमारे गांव जो विलेज एरिया हैं वो बहुत बिछड़े हुए हैं। हम कहने को सोचते हैं कि वहाँ पे बहुत एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ मैं थी वहाँ आज आप गुड़गांव को जानते हो, आज उसको बैंकॉक के नाम से जाना जाता है। लेकिन 20 साल पहले वो एक गांव था, झाड़सा गांव था, जो 46 सेक्टर के पास पड़ता है। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वहां पे आप यकीन करेंगे मेरे को ग्राउंड तक जाने की सुविधा भी नहीं थी। और लड़कियों को शॉर्ट्स पहनना, ट्रैक सूट पहनना, ये सब चीजें भी अलाउ नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने आप को मतलब अपने परिवार को समझा के जैसे भी है उनको मैनेज करके स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने स्पोर्ट्स किया। वो थोड़ा पॉसिबल इसलिए भी हो पाया क्योंकि जो मेरा बड़ा ब्रदर था वो रेसलिंग करता था। वो भी कोई एक आपकी स्पोर्ट्स फैमिली पर्सन। में कोई था स्पोर्ट्स में पहले से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने मेरे को थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं किया उसने भी सपोर्ट, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे लड़कियां खेलती नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे था कि ये खेलता तो मैं भी स्पोर्ट्स करूं। मेरे फादर बोलते थे कि भाई तुम करते तो इसको क्या प्रॉब्लम है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि स्टेडियम में भाई मैं लड़की होके जाऊं, वहां तो बहुत बॉयज खेलते हैं और ये मेरी बहन जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सब चीजों का मैंने बहुत सामना भी किया और बहुत परेशानियां भी मेरे साथ आई है। जी जी। लेकिन आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी? आपके साथ मैंने ये हिम्मत नहीं बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं अपने फादर को बहुत मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि इतना मतलब वो होने के बाद भी मेरे को ये बोलते थे मैं अपनी लड़की को हॉकी खिलाऊंगा, स्पोर्ट्स करवाऊंगा। अब बेटे को ये बोलते थे तुमने खेलना तो खेलो, नहीं तो ये तो स्टेडियम में जाएगी, जरूर जाएगी। तो वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मेरा ध्यान रखता था स्टेडियम में क्या कर रही है, कैसा कर रही है, कोई कुछ कह तो नहीं रहा है, क्योंकि गांव के बच्चे बहुत आते थे। और आपको पता जहाँ आज भी हमारा देश चेंज नहीं हुआ, जहाँ लड़कियां खेलती होंगी वहां मधुमक्खियां अपने आप आ जाती है। तो ये परेशानियां भी बहुत हुई थी, उसके बावजूद भी मैं खेलती रही, कंटिन्यू मैंने किया, फाइट किया, मैंने बहुत फाइट किया। नहीं, आपके मैडम ये चीज मैं आपका जो जब मैंने पूरी हिस्ट्री पे वो गया, आप बहुत जुझारू है मैम। ये चीज मैं आपको मैंने इसलिए बोला, आप नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती जिस तरह से आपने। और जब आपने उस दिन मुझे बताया कि 16 बरस की उम्र में आपने शुरू करके आपने फैमिली भी संभाली, शादी भी हुई, दो आपके घर पे फैमिली भी बढ़ी, बच्चे भी हुए। एक फोटो हमने देखी जो बेटे के साथ, बेटा भी स्टेडियम में आपके साथ हॉकी लेके खड़ा। यस यस। एक आम मतलब परिवेश में तो हम इसको एक्सक्यूज बना लेते हैं कि भाई अब नहीं खेलना, हो गया जितना खेलना था। बिल्कुल मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई थी जब मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मेरे 2 ब्रदर हैं और हम 2 सिस्टर हैं। और जब मेरी बहन की शादी थी, मेरी बहन 12th में थी, बहुत जल्दी शादी कर देते थे, और मैं 9th क्लास में थी, 8th या 9th में। तो हमारे घर वालों ने फैसला लिया कि बहन के साथ ही इसकी भी हम शादी कर देंगे। तो जब मुझे पता लगा तब तो मैं नेशनल खेल के आई थी, लेकिन अभी इंडिया टीम में आई नहीं थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि घर वाले शादी कर देंगे तो मेरा तो सपना भी पूरा नहीं होगा। तो मैंने अपने घर वालों को खूब मनाया, बोला, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, क्योंकि हमारी थी ज्वाइंट फैमिली, बैक मेरी ज्वाइंट फैमिली में थी, मेरे चाचा ताया हम सब एक साथ रहते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, सब था। तो उन्होंने बोला एक बड़ी बहन के साथ एक ही खर्चे में सारा खर्चा हो जाएगा, दोनों की शादी साथ में कर देते। और ऐसा अक्सर विलेज एरिया में भी और कर देते हैं, बहुत पहले होता था ऐसा। तो मैंने उस टाइम भी मेरा दिमाग ये काम कर रहा था कि मेरे को शादी से कैसे बचना। और मैं आपको इस मीटिंग के या इसके दौरान आपको ये बताना चाहूंगी कि आप कहीं भी किसी भी उसमें फाइट करते तो आपको जरूर होता। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर जो मैं ऐसे मनाऊंगी तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो मैंने अपना स्कूल का बैग और हॉकी और स्टिक लाके हमारा जो बरामदा था उसमें डाल दिया। और मेरे चाचा वगैरह सब खड़े थे, मेरे चाचा थे किसान थे,
वो थोड़ा मानते नहीं थे इस चीज को, बहुत उनकी सोच बहुत पुरानी थी। तो मैंने बोला ये मेरी सब चीज पड़ी है और जिस दिन मेरी शादी होगी, मेरी बारात आएगी, मैं यहाँ मिलूंगी नहीं आपको, ये देख लेना। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने देखा ऐसे ये क्या है, तो उन्होंने मुझे डांटा, ये क्या बोल रही है, ऐसे कर देंगे, हम मार देंगे, ये जैसे आपको पता हरियाणा में जैसे देते हैं। मैंने कहा आप मार देना, कुछ भी कर लेना, लेकिन जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं मिलूंगी नहीं यहाँ पे। तो फिर चाचा वगैरह सभी बैठे, उन्होंने मुझे बोला तू क्या चाहती है। मैंने कहा मुझे 2 साल का टाइम दो, सिर्फ 2 साल का। मैंने उनसे सिर्फ 2 साल की भीख मांगी कि मुझे 2 साल का टाइम दो। मैं 9th में थी, 10th और 11th तक। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, भाई चलो 1 साल के लिए, बोले 1 साल के लिए हम आपको देते हैं। तो जी मैं सारी रात ये सोचती रही कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मेहनत करके जैसी मर्जी इंडिया टीम में जाना। एक बार इंडिया टीम में गई तो मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि नौकरी की तो ऑफर बहुत जल्दी स्पोर्ट्स में आई जाती है। तो जैसे ही मैं मेहनत करती गई सर, मैं नेशनल 9th में थी जब मैं नेशनल खेली थी, दिल्ली में नेशनल था हमारा, और वहां से मैं सीनियर इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हो गई। मैंने बहुत ज्यादा गोल किए थे, मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलती थी। तो उसी टाइम मैं उसी टाइम सिलेक्ट हो गई और कैंप के लिए मेरा नाम आया और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं बहुत छोटी थी सर उस टाइम। लेकिन जब जैसे ही पटियाला में नेशनल कैंप के लिए गई, मेरा बिल्कुल वहां मन नहीं लगा, क्योंकि वहां बहुत सीनियर, बहुत पुराने अच्छे अवार्डीज प्लेयर थे और उनके बीच में मैं सबसे छोटी थी और मैं बहुत रोती थी। और उन दिनों सर हमारे पास फोन भी नहीं होता था, उस टाइम फोन होता ही नहीं था, बहुत कम घरों में वैसे लैंडलाइन का फोन होता था। जी सर। तो मैं अपने फादर को चिट्ठी लिखती, मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन फिर भी मेरे मन में था मुझे ले जाएंगे तो शादी कर देंगे। तो सर मैं जैसे भी अपना मन बना के मैं कैंप में रही, और उन्होंने जब कैंप में मैं खेलती थी उनको बहुत अच्छी लगी मेरी गेम। उन्होंने बोला ये बहुत छोटी लड़की है, इसको जूनियर कैंप में किया जाए, जूनियर इंडिया टीम में। तो मुझे वहां से डायरेक्ट जूनियर टीम में भेज दिया। फिर मेरे को वहां पे माहौल अच्छा मिला, जूनियर लड़कियां मेरे बैच की मिली, थोड़ा मेरे को अच्छा भी लगा। वहां पे मैं जूनियर में सबसे अच्छा खेलती थी, सबसे अच्छा खेलती होंगी आप। सीनियर से जूनियर्स में आए तो वो हाँ, वहां पे तो मैं हीरो थी, मतलब इतने सीनियर से गई तो हीरो थी। तो फिर मुझे वहां पे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही करते करते सर मैं कैंप में आ गई, और मैं जैसे ही 10th में गई मेरे को जॉब की ऑफर आने लग गई सर। अच्छा। जी सर। फिर मैंने एयर इंडिया में जॉब की सर 1 साल के लिए। मेरे एडोप पे एयर इंडिया ने ले लिया मेरे को कि भाई आप हमारी टीम से खेलना। और सर मैं एयर इंडिया से नेशनल खेली, मैंने खूब गोल किए, खूब गोल किए। तो सर उन्होंने मुझे जी सर मेरे को परमानेंट जॉब के लिए ऑफर दिया, भाई ऐसे ऐसे है। फिर सर मेरे मन में एक ख्याल आया कि उस टाइम इतना डिसीजन नहीं ले पाते थे हम लोग स्पोर्ट्स में, बहुत छोटी एज भी थी। तो मैंने सोचा बॉम्बे रहना पड़ेगा, एयर इंडिया में मैं जाऊंगी तो घर छोड़ना पड़ेगा, और बॉम्बे में हम जैसे लोग नहीं रह पाते। जी सर। उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गई सर, लेकिन फिर भी जैसे रहा चलता रहा। उसके बाद मुझे रेलवे की ऑफर आई सर, अभी रेलवे में आप जॉब करोगे, ऐसे ऐसे आपको मिलेगा। तो सर मैंने फिर रेलवे ज्वाइन किया। और ऐसे ही करते मेरे को जॉब मिल गई सर, और मैं इंडिया टीम में भी आ गई। और एज क्या होगी जब आपने रेलवे ज्वाइन करा मैम? जी सर मेरी 16 साल थी, 16 साल। अच्छा, आपने ज्वाइन 16 साल में आप? जी सर, 2 साल का मिल जाएगा और अपने को नेशनल खेलना मिलेगा। जी सर, मेरे को 2 साल का रिलैक्सेशन दिया था रेलवे ने, कम एज थी तो उन्होंने परमिशन मांगी थी ऊपर से सर। और सबसे बड़ी बात थी सर, मेरे को जॉब मिलने की इतनी खुशी नहीं थी, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी थी कि मैं शादी से बच गई और मेरा अब घर वाले मतलब कुछ नहीं कर सकते, मतलब अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ। वेरी ट्रू। अब मतलब आपसे ये था कि अच्छा अब अपने पैरों पे भी खड़े हो गए, अब आपको जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल नहीं सर। और जैसे ही सर पहली बार मैं इंडिया टीम से 91 में जैसे ही हम इंडिया टीम से खेलेंगे, जूनियर एशिया कप हमारा कंपटीशन था सर, और फर्स्ट टाइम हम मलेशिया गए थे, विदेश में पहली बार जहाज में बैठे थे, जैसे एरोप्लेन में लोगों का सपना होता है, उस टाइम हमारा भी सपना था कि कैसे बैठते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी पूरे दिन से, आज टीम जाएगी ये जाएगी। और सर फिर जाके मलेशिया में हमने कंपटीशन खेला, तो फील्ड पे उतरने के बाद तो कोई गोरा कोई काला नहीं होता या कोई इंडियन फॉरेनर नहीं होता। उस टाइम जो हमने मेहनत की थी वो हमने फील्ड में दिखाया सर। और हमारी बिल्कुल न्यू टीम थी, लेकिन सर वहाँ हम लोग को 3rd प्लेस रही थी सर, मतलब टीम की। और सर सबसे बड़ी खुशी थी कि मेरे को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला वहाँ पे सर। वंडरफुल। जी सर, वहाँ पे मुझे टूर्नामेंट की सबसे अच्छे खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। और पुरस्कार मिलने के बाद सर जब हम इंडिया में आए तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि एयरपोर्ट पे मेरा पूरा गांव आया हुआ। अच्छा। मेरे वेलकम के लिए ढोल वगैरह सब लेके आए हुए और पूरा वेलकम मेरे गांव वालों ने किया हुआ सर। बहुत बढ़िया। मतलब यही वो लोग थे जो एक समय लिमिटेशन होगा आपके लिए और आज वही आपको प्रमोट कर रहे थे और वही खुश थे आपकी सक्सेस को लेके। बिल्कुल बिल्कुल सर, गांव वाले सभी को मतलब इतना अच्छा लगा सर। और मेरे चाचा जी भी आए, उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारी लड़की ने भाई जो कहा था वो करके दिखाया, मैं गलत था।
मैम इसका मतलब ये जो स्क्रीन पे फिल्मों में दिखाते हैं चाचा जी, वैसे ताऊ जी जो बोलते हैं ना, ताऊ जी वैसे ही होते हैं मतलब। नहीं नहीं, बिल्कुल थे सर, उस टाइम थे और आज भी हैं वो मेरे ताऊ जी, चाचा जी। और बहुत स्ट्रिक्ट थे सर, कुछ नहीं पहनने देते थे, हम कुछ भी कपड़े पहनते थे, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, हमारे ऊपर हरियाणा में जैसे हमारा कल्चर दिखाते हो बिल्कुल सही था। जी जी जी। अच्छा, मतलब बिल्कुल उसी तरह से लिमिटेशंस और उसी तरह के सब बिल्कुल सर, सिर पे चुन्नी रखनी होती थी सर, कवर करके रखते हैं जैसे लेडीज, और घर के काम भी सब करते थे, गाय भैंसों का काम भी होता था, लेकिन सब चीज हम लोगों ने की लाइफ में। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिंदगी में कोई काम सर छोटा नहीं होता। अगर जो आपने जिंदगी में हर काम को ये समझ के किया मैं कर सकती हूँ, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू मैम। आप एक बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे यहाँ गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने आपको जैसे पहले भी इसमें आपको कहा था, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोशल प्रेशर के अंदर वो होके दब के रह जाते हैं। लेकिन ये आपकी स्टोरी इज वेरी इंस्पिरेशनल कि आपने हर तरह से किस तरह फेस करा एंड साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस भी दिया आपने। बिकॉज बिल्कुल क्या, बिल्कुल, अगर 2 साल आप बिना खेले निकाल देते, नेशनल टीम में नहीं पहुंचते, तो फिर आपके पास बोलने को कुछ भी नहीं रहता। कुछ भी नहीं था सर जी मेरे जी। पास। उस समय हॉकी का बिल्कुल सर। फॉर्मेट कैसा था? ग्रास हॉकी होती थी? सर एस्ट्रोटर्फ हॉकी थी। अच्छा, आपने जब खेलना शुरू करा एस्ट्रोटर्फ पे शिफ्ट हो चुके थे? जी सर, जी सर 91 में जब हम पहली बार इंडिया टीम से आए, एक्चुअली जहाँ हमारा स्कूल था हम घास पे खेलते थे, हमें कभी एस्ट्रोटर्फ मिला नहीं था, लेकिन जैसे ही हम नेशनल इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो गए थे, वहां पे फर्स्ट टाइम हमने एस्ट्रोटर्फ देखा था। तो इंटरनेशनल हॉकी मेरी सारी कैसा था मैडम, ग्रास और एस्ट्रोटर्फ का डिफरेंस कैसे आपको लगा जब आप ग्रास पे खेलने के बाद, जब आपने सर जैसे दिन और रात का लगता है, कितना बिल्कुल फर्क? ग्रास और एस्ट्रोटर्फ का ऐसा लगा सर। ओके। क्योंकि सर एस्ट्रोटर्फ पे बिल्कुल टेक्निक चेंज हो जाती है, और ग्रास पे जो है आप स्लो भी हैं तो चल जाते हैं, लेकिन टर्फ की हॉकी में आपको स्पीड स्ट्रेंथ दोनों चीज चाहिए, और हमारे लिए तो बिल्कुल एकदम चेंज था, क्योंकि हम घास पे खेल के गए थे, हमने कभी देखा भी नहीं था ग्राउंड। मैम इसीलिए ये चीज बहुत बोलने में आती, सुना हमने इंडियन हॉकी का डिक्लाइन का एक मेजर रीजन एस्ट्रोटर्फ भी है, बिकॉज वो स्ट्रेंथ और वो पावर प्ले जो इंट्रोड्यूस हुआ एस्ट्रोटर्फ के बाद, शायद हम उस लेवल, हम लोग ज्यादातर टेक्निक पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस थे और हम उस पावर प्ले को मैच नहीं कर पाए। आपका क्या विचार इस बारे में? सर देखो, एक्चुअली हम स्किल में तो स्टार्टिंग से ही अच्छे रहे हैं, हॉकी में जो स्किल है हम स्किल से ही खेलते हैं, और आज भी हम सोच सकते हैं कि स्किल की जरूरत नहीं है, तो हमारी स्किल की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ अब हमें स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ गई है, जो कि पहले स्ट्रेंथ की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। ग्रास पे खेलते थे तो आपके पास स्किल है तो आप ठीक खेल देते थे, टीम के लिए चल जाता था, लेकिन आज की हॉकी में एस्ट्रोटर्फ की में आपको स्ट्रेंथ भी चाहिएगी, पावरफुल चाहिएगा, आपको इंजरी से भी बचना है, और एस्ट्रोटर्फ की जो हॉकी की लाइफ होती है खेलने की वो बहुत कम होती है। आप ग्रास पे 15 साल खेल सकते हो, एस्ट्रोटर्फ पे आप 8 साल खेल सकते हो, 50-50 का डिफरेंस है सर। 50% आपकी लाइफ कम हो जाती है, और इसका रीजन यही है कि पावर प्ले और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा पावर लगता है उसको खेलने में, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, पावर बहुत लगता है सर, और जो जैसे एक्चुअल सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या हमारे इंडिया के अंदर सर, ग्रास रूट पे ज्यादा होती है, लेकिन हर जगह एस्ट्रोटर्फ नहीं है, हर जगह एस्ट्रोटर्फ की सुविधा नहीं है, ताकि बच्चे की जो बेसिक है वो क्लियर हो जाती है, वो टर्फ पे खेल के जाता तो, लेकिन नहीं, हम लोग को नेशनल में जाके टर्फ मिलता। अब तो फिर भी पहले के अकॉर्डिंग एस्ट्रोटर्फ काफी जगह हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उतने नहीं है जितने हमें जरूरत है। दो चीजें मैडम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे, फिटनेस और डाइट। इसके बारे में कुछ बताएं आप, बिकॉज क्या होता है कि हमारे यहाँ विमेन में खासकर ये ऐसे प्रॉब्लम होता है, और फिटनेस एंड डाइट एक ऐसा इशू है जो स्पोर्ट्स में बहुत इग्नोर्ड होता है। लाइक हम हॉकी खेलते हैं तो सिर्फ हॉकी पे ही ध्यान देंगे, हम बाकी फिटनेस इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम ओवरऑल स्ट्रेंथ बोलते हैं, कोर स्ट्रेंथ बोलते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब आदमी सोचेगा मैं क्यों अपर बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप करूं, मेरे को तो हॉकी खेलना है ना? तो ये इनका क्या रिलेशन है डाइट का, ओवरऑल फिटनेस का, और उसका हॉकी के परफॉर्मेंस? देखो सर, पहले की हॉकी में और आज की हॉकी में बहुत चेंज आ चुका है। मेरा ये मानना है सबसे ज्यादा जो रोल है वो सबसे ज्यादा फिटनेस का और डाइट का है। दोनों चीजों का बहुत अहम रोल है एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, ये हॉकी के नहीं हर गेम्स के लिए। तीसरा सर, एक एजुकेशन। हमारे देश में जो है एक खिलाड़ी होता है उसकी एजुकेशन बहुत वीक होती है, हमें एजुकेट करना खिलाड़ियों को, आपको किस टाइम डाइट लेनी है, किस टाइम ट्रेनिंग करनी है, क्या शेड्यूल करना। हमारे जहाँ हिंदुस्तान में खिलाड़ी बहुत
कम पढ़ते हैं। ये Okay. सबसे मेन रोल है सर। पढ़ाई पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ग्रास रूट पे बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी एजुकेशन है वो अच्छी कीजिए, तो उनको जो नॉलेज बढ़ती है, उनको पता लगता है क्या खाना है, क्या पीना है, क्या डाइट लेनी है, कैसे स्ट्रेंथ बढ़ानी है। पहले क्या था, जो बच्चा नहीं पढ़ता था उसको स्पोर्ट्स में डाल देते थे, बोलते थे चल बिल्कुल सही बोला स्पोर्ट्स। आपने, पढ़ाई नहीं करेगा तो इसको उधर डालो। बिल्कुल, आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और सर ये मैंने भी सफर किया, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई लोग करते हैं, मैंने भी किया, लेकिन मैंने ये चीज अपने बच्चों पे नहीं आने दी बिल्कुल भी कि भाई आप एजुकेशन छोड़ के स्पोर्ट्स करो। आज मेरा बेटा जूनियर इंडिया टीम में खेल रहा होगी, और बेटी भी मेरी बहुत अच्छी नेशनल में खेलती है, अभी छोटी है, लेकिन सर मैंने उनको बोला पढ़ाई पहले, खेल बाद में। सबसे मेन रोल ये है सर। और डाइट जो है, हमारे घरों में इतनी अच्छी डाइट हम नहीं ले पाते, जितना भी हम घर में कोशिश कर ले सर, वो डाइट नहीं मिल पाती जो एक हमें नेशनल कैंपों में जो मिलती है सर। हमें किस चीज में कैल्शियम मिलेगा, किससे आयरन मिलेगा, किस चीज से सर हमारी बॉडी की मतलब जो पूरा जो खाने के लिए पूर्ति हमारे शरीर को जो चाहिए, वो पूरी डाइट नहीं मिल पाती सर हमें। तो डाइट का जैसे बचपन में हम होते हैं सर, बचपन में हम खेलते थे सर, क्या होता था, हम रोटी खा के चले जाते थे, टिफिन में भी 2 रोटी लेके जाते थे, पराठे बना लेके खा जाते थे, लेकिन सर उस डाइट से पूरा नहीं होगा काम। आपको डाइट पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। 70% डाइट का रोल है सर। ओके, 70%। मैम ये स्पोर्ट्स वेबिनार बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत सारे स्कूलों के साथ जुड़ी हैं फेसबुक लाइव पे हमारे साथ। आपका मैसेज जो मैं समझाऊं, 2 आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। एक, यू कैन नॉट इग्नोर योर एजुकेशन, यानी पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे 70% रोल एक खिलाड़ी का जो रहेगा वो उसकी डाइट का रहेगा। बिल्कुल सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैम, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज और इसी का मैडम कहीं ना कहीं डाइट का मैं पढ़ रहा था कि अगर आप प्रोटीन प्रॉपर नहीं लेते हैं तो बॉडी रिकूपरेट नहीं कर पाती, रिकवर नहीं कर पाती है, और इंजुरीज भी उस कारण होती है। आप क्या समझते, मतलब आप क्या बोलते हैं इस बारे में मैम? सर ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। एक खिलाड़ी को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। जैसे एक खिलाड़ी है, उसके 1 किलो वेट पे उसको जैसे 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए सर। हमें डेली का सर मैक्सिमम प्रोटीन और पानी लेना सर। सबसे ज्यादा रोल पानी का और प्रोटीन का होता है। जैसे हम पानी भी कम पीते हैं, पानी हमें 70% हमें पानी चाहिए हमारी बॉडी में। जिस दिन हम बहुत सारा पानी पियेंगे, अगले दिन सर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, खिलाड़ी की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, और जिससे आपको इंजरी भी नहीं होती है। आप प्रोटीन ज्यादा लेंगे और पानी ज्यादा लेंगे, आपको जैसे मसल वगैरह खींचते हैं या बैक खींचती है, घुटना मुड़ता है, जो भी मुड़ता है, कोई आपको इंजरी नहीं होगी अगर जो आप प्रोटीन और पानी को प्रॉपर लेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू मैडम। इसमें मेरे ख्याल से एक और बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी कि इलेक्ट्रॉल या इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना ये इसके अंदर मसल क्रैम्प्स जो आते हैं, ये जो मसल खींचती है आपने बोला बार बार, तो इसके लिए कुछ अलग से आप लोग लेते हैं या कैंप में कुछ अलग देते थे आपको? बिल्कुल अलग देते थे सर। देखो जैसे लोग बोलते चीनी घोल के पी लो, नमक घोल के पी लो, देखो पहले सुविधाएं नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। मैंने बताया ना, फिर एजुकेशन का रोल आता। आजकल बच्चे बहुत तेज है, आजकल सब पढ़ते हैं, गूगल पे निकालते हैं क्या लेना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आजकल नेशनल कैंपों में भी, स्टेटों के कैंपों में भी आपने देखो अगर डाइटिशियन लगे हुए हैं, जैसे साई जो है उन्होंने भी देखो हर जगह अपने डाइटिशियन भेजे हुए हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो इलेक्ट्रोल, ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं, इतने इतने फायदेमंद चीजें नहीं है। आपको एनर्जी ड्रिंक है, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक आए हैं, अलग अलग कंपनियों ने निकाले हुए हैं सर। जैसे आप देखेंगे अलग अलग कंपनियां बहुत सारी हैं। अगर जो आपको इनमें से कुछ भी ना मिले तो आप सबसे बेस्ट है सर, नींबू को निचोड़िए, हल्का सा उसमें मीठा डालो, हल्का नमक डालो, मैक्सिमम ये पीना। लेकिन आप और ज्यादा ये इलेक्ट्रोल, ग्लूकोज वगैरह पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए सर, इनमें मिलावटें ज्यादा हैं, या आपको ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेंगी। उससे क्या आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे, आपकी बॉडी की रिकवरी फास्ट होगी। और एनर्जी ड्रिंक बहुत चले हुए हैं, बहुत एडवांस उसके चले हुए हैं, जो प्लेयर को फास्ट रिकवर करती है सर। जो आपने के देखा बारे में आपका क्या विचार है मैडम? जो दादी दूध हल्दी मिला के पिलाती थी, बहुत थक के हाथ पांव दुखे तो सर देखो हल्दी से बचने के लिए तो आप कोरोना से भी हम लड़ रहे हैं, हल्दी का दूध पियो सबसे बेस्ट है। ये तो हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हल्दी और दूध। वैसे भी चोट लग जाती है तो सबसे पहले हल्दी और दूध। आजकल बच्चे तो आपकी सारी वेन्स, आपका गला, आपकी बॉडी सारी मतलब अच्छी रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं भी कच्ची हल्दी डाल के पीती हूँ हमेशा सर। और अब कोरोना के उसमें तो डेली मैं दूध में डाल के पीती हूँ सर। बहुत अच्छा हल्दी पीना सर। वंडरफुल, वंडरफुल मैम। ये हॉकी के अंदर गेम फॉर्मेट भी कुछ चेंज हुआ? मैं देखता हूँ बार बार कुछ बेंच पे आ जाते हैं लोग, फिर वापस जाते हैं, बेंच पे आ जाते हैं फिर। तो ये फॉर्मेट क्या होता है?
सर आजकल हॉकी जो बहुत फास्ट आ गई। पहले जो थी प्लेयर 70 मिनट भी खेलते थे और जो ज्यादा अच्छे प्लेयर थे वो 70 मिनट में 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आते। लेकिन आज की हॉकी में आपका सबसे पहले तो आजकल इंटरनेशनल जितनी भी टीम है मैक्सिमम में जो बाहर के कोच आए हैं इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्होंने जो हमारे स्पोर्ट्स को काफी बढ़ाया भी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडियन कोच कमजोर है, हमारे इंडियन कोच भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन कुछ कुछ टेक्निक उनसे हमने सीखी है जो कि हमें आगे हमारे देश के लिए मेडल दिलाने में कामयाबी मिली भी है और आगे भी मिलेगी। तो सर हमारी जो इंडियन विमेंस हॉकी टीम का जो फॉर्मेट थी, पहले हमें जीएस गुरदयाल सिंह भंगू कोच थे वो खिलाते थे, उन्होंने सेम फॉर्मेट से खिलाया था जो आज ये गोरे खिला रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी थोड़ी वैल्यू कम समझते थे कि इंडियन कोच है। तो वो क्या है, जैसे जैसे मैच आता है मैच के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। आजकल हम डिफेंस में ज्यादा प्लेयर रखने लगे और अटैक पे कम रखते हैं। जैसे 4 फॉरवर्ड का अटैक करते हैं, डिफेंस में हम 8 प्लेयर रखते हैं। लेकिन जब हम लोग 20 साल पहले खेलते थे हम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, इसलिए हम 5 अटैक पे चले जाते थे। तो फॉर्मेट जो है मैच की वो मैच के अकॉर्डिंग चेंज होती है। आपका ओपोनेंट किस हिसाब से खेल रहा है तो आपको कैसे चेंज करनी है, ये कोई पक्की नहीं होती फॉर्मेट कि आपको इसी फॉर्मेट से खेलना, वो कोच के अकॉर्डिंग और ओपोनेंट के अकॉर्डिंग होती है। और चेंजिंग का आप पूछ रहे बेंच पे चेंज करते हैं, ये सिर्फ 3-3 4-4 मिनट ही अंदर खेलना है उसमें, लेकिन आपको 110% आपने रिजल्ट देना कि मेरे को अपनी बॉडी बिल्कुल ऐसे लग जाना चाहिए कि 4 मिनट में आप गिरने वाले हो रहे हो। तो 4-4 मिनट का चार्ट लगा देते हैं बाहर, 4 मिनट में आपने उस प्लेयर को चेंज करना और जाके 100% खेलना। तो स्पीड हॉकी आ गई तो इसलिए चेंजिंग ज्यादा थी। मैडम इस तरह से तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता होगा। मैडम ऐसा कोई मैच बताएं जिसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो, सिचुएशन बहुत टाइट हो गई हो और फिर हम जीते हो, आप भी सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं तो आप पूरे समय रहते हैं कि गोल गोल गोल। तो सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जिसमें हमने गोल्ड लिया था वो टूर्नामेंट सबसे टफ और सबसे मुश्किल और मतलब सच बताऊं मन की बात, लोग कहते थे मैं सोच के गया था गोल्ड के लिए, हम बिल्कुल नहीं सोच के गए थे गोल्ड के लिए। जब कॉमनवेल्थ में 2002 में बेस्ट 4 का हमारा था कि भाई हमारी टीम अच्छा खेलेगी तो बेस्ट 4 में जा सकती है। और सर जब हम वहां पे गए तो हमने सब टीमों को देखा, पहले भी देखा हुआ था, लेकिन जब कॉमनवेल्थ की तैयारी के बाद हमने 3-4 टीमों को देखा, हमें ये लगा कि शायद ये टीम में तो कुछ खा के आई है और हम लोग बहुत ही कमजोर हैं। तो हम लोग पोडियम बैठ के मैच देख रहे थे सभी टीमों का, ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का मैच चला हुआ था जिनके साथ हमें भी खेलना था। तो हम मैच देख अंदर अंदर शेक हो रहे थे कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी टीम है, हालांकि कोई है और हमें इनके साथ खेलना है। तो हमारे कोच है वो हमारे कोच एक ऐसे कोच थे जो बहुत कॉन्फिडेंस दिलाते थे, बोलते थे अरे कुछ नहीं आपस में खेल रहे, ऐसे ही लगता है ये गोरे स्पीड में दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, चलो चलो लंच करेंगे। वो हमें वहां से उठा के ले गए और हम लोग रूम में चले गए सर। और बस ऐसी कंपटीशन होता हुआ सर मतलब हम खेलते गए, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई हम 2 मैच हार गए और हमारा पूल से बाहर होने का चांस आ गया, भाई आप क्वालिफाई नहीं हो सेमीफाइनल के लिए। तो सर हम लोग बहुत मायूस है कि हम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके। लेकिन उसी रात को एक मीटिंग हुई थी वहां पे जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने की थी कि कुछ रूल चेंज हुए हैं। अब सेमीफाइनल पहले 4 टीमें जाती थी, अब सेमीफाइनल का 4 का सिस्टम नहीं है। अब यहाँ से 4 एक पूल से टीम जाएगी, 8 टीम में जाएंगी, मतलब क्वार्टर फाइनल हो, बिल्कुल मतलब कि आपका क्वार्टर फाइनल मैच होगा। और वो चीज उसी टाइम स्टार्ट हुई थी, पहले नहीं होता था सर, उसी टाइम आया था। तो सर हम लोग तो मायूस थे, हमारे कोच ने आके बोला कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हें एक चांस और दिया गया, बधाई हो। हम बोले कैसे चांस, बोले ऐसे ऐसे क्वार्टर फाइनल को। और सर पता नहीं ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें अंदर से एनर्जी मिली है। हमने बोला अब नहीं छोड़ेंगे, कुछ हो जाए अब तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। हम अपने पूल में 4th थे सर और हमें उधर की टॉप टीम से खेलना था। टॉप टीम मतलब फाइनलिस्ट टीम होगी है, पूल में टॉप किया तो उस टीम ने, बिल्कुल सर। और सर 5 टीम के साथ हमारा मैच था और वो टीम थी सर ऑस्ट्रेलिया टीम जो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीत के आई थी, विमेंस की टीम सर। वंडरफुल जी सर, उसके साथ हमारा मैम ये तो पूरी चक्री की कहानी हो गई। ये तो मेरे ख्याल से लगता है ये पूरी कहानी आप लोगों से उन्होंने उठाई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो हमारे साथ ही थे। लखनऊ में जयदीप सानी जो है डायरेक्टर, हमारे साथ 3 महीने कैंप में रहे हैं। अच्छा, इंडिया की शूटिंग के लिए बिल्कुल वहां लखनऊ कैंप में उन्होंने ऑब्जर्व किया लड़कियों को, कैसे रहती है, कैसे खाती हैं, कैसे वो मिलती हैं, कैसे हॉस्टलों में रहती हैं, रूम लिस्ट कैसे लगती है, सब कुछ
उसने कैंप से उठाया, जो भी था वो सारा सिस्टम वहीं से हमारे वहां से लिया सर। अच्छा, वही, क्योंकि वो आपने जब बताया तो पूरा वही सिनेरियो वही की वही था, और वही स्टोरी आगे उन्होंने फॉलो करी है, वही ऑस्ट्रेलिया, वही इंग्लैंड, वही उनका बिल्कुल मैच देखना। बिल्कुल सर, वही स्टोरी, जी जी जी, अरे वाह, वही ऑस्ट्रेलिया के साथ वही स्टोरी थी सर हमारी, सेम हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैच था सर, और सेम स्टोरी वहां से उन्होंने उठाई थी। और आपको मैं बताऊंगी, इंग्लैंड में सर इतनी ठंड थी उस टाइम, कॉमनवेल्थ के टाइम, और हमारे इंडिया में इतनी ठंड होती नहीं है, और हमारे लिए वो मैच बहुत मुश्किल था। हमें उम्मीद नहीं थी सर हम जीत जाएंगे, लेकिन सर हम लोगों ने मतलब पता नहीं कहाँ से भगवान ने इतनी एनर्जी और इतनी वो दी कि उस टीम ने एक भी गोल नहीं किया, हमने एक गोल कर दिया और हम लोग एक गोल से जीत अरे गए वाह, अरे वाह वाह और वाह। सेमीफाइनल में एंटर हो गए सर हम। उसके बाद तो जान लगा दी होगी आप लोगों ने। उसके बाद भी सर ऐसी सिचुएशन आई थी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी सर। हमारा फिर सेमीफाइनल मैच हुआ सर, और सेमीफाइनल मैच सर हम लोग का न्यूजीलैंड टीम से था, और न्यूजीलैंड टीम से सर हम 3 गोल से हारे हुए थे। 3 गोल से, और सर हाफ टाइम हो चुका था, और 3 गोल पीछे जाना मतलब, और बारिश हो रही थी और इतनी ठंड लग रही थी कि सर हिट भी नहीं लग रही थी, हाथों में करंट लग रहा था हिट मारते हुए, एक दूसरे को बोल दे रहे थे भाई तू मार। लेकिन सर मन में ये था यार इतनी नजदीक पहुंचने के बाद तो हम फाइनल पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम को हमने हरा लिया तो न्यूजीलैंड कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड ने हमें 3 गोल मारे हुए थे। और सर मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही है साथ में आके, यार तू सेंटफॉर्ड खेल रही है, गोल ही नहीं करनी, क्या करेगी? मेरे को डांट रही है, मैं उसको बोल रही तू क्या करे यार, कैसे गोल ही नहीं हो पा रहे। पता नहीं सर, मैं जैसे ही अंदर गई और मुझे एक बॉल क्रॉस आया सर, 25 से लंबा क्रॉस आया, और मैंने डाइव करके गोल किया सर। वो गोल मेरा फर्स्ट गोल था। 3-1 का स्कोर हो गया सर, और फिर टीम ने हमारी ने दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, उस पे गोल किया, तीसरा फिर हमने फील्ड गोल किया सर, और फिर चौथा गोल फिर हमने मारा। मतलब हम 3-4 से हम वो मैच जीत गए सर, और हम फाइनल एंट्री कर गए। मतलब आप फर्स्ट हाफ में 3 गोल से पिछड़ रहे थे, और उसके बाद फोर्थ में मैच भी जीते हो, मैच भी जीते सर, बिल्कुल सर। फिर मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब रोमांचक मैच होगा, रोकते खड़े कर देने वाला मैच। बहुत सर, हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर उमा भारती थी उस टाइम, वो गई हुई थी वहां पे। अच्छा, और उन्होंने हमारा, बिल्कुल सर, उन्होंने बैठ के मैच देखा था, और उनका एक ही डायलॉग था सर, जैसे हमारा फाइनल मैच इंग्लैंड के साथ था, और इंग्लैंड टीम के वही मतलब इंग्लैंड की जमीन पे ही मैच हो रहा, तो आपको पता होगा पब्लिक हो सभी उनके सपोर्ट उन्हीं की तरफ होगी। जी सर। लेकिन सर वो कभी, इंग्लैंड टीम जो होते हैं बहुत घमंडी टीम है, वो वहाँ के प्लेयर्स बहुत घमंडी होते हैं, मतलब उनको बहुत ईगो थी। और जी सर, उन्होंने पहले दिन ही पेपर में निकलवा दिया था कि इंडिया को तो हम 1 साइडेड मारेंगे, ऐसे मारेंगे, मतलब हम लोग को बहुत कमजोर समझ रहे थे सर वो लोग। और शायद में भी वो थे भी हमसे अच्छे, लेकिन वो और कॉन्फिडेंट हो गए कि हम लोग कर सकते हैं। और सर हम लोगों के मन में ये था कि हमने कम से कम फाइनल मैच का कम से कम स्कोर रखना, अगर हार जीत होती है तो ज्यादा गोल नहीं खाने, अच्छा खेलना, कम से कम होना। जी बिल्कुल सर। लेकिन वो ऐसा हुआ सर कि उन्होंने कम से कम हमारे ऊपर 30 से 40 ट्राइयां मारी होंगी, 30 से 40 ट्राई आप मान सकते हैं सर। और हमारी गोलकीपर ने सारी सेव की सर, वो सारी सेव की, और जैसे ही हमें मौका मिला सर हम लोगों ने गोल कर दिया उनपे, और फिर उन्होंने गोल उतार दिया सर। 1-1 का मैच चला हुआ था, 1-1 जी सर। फिर उसके बाद गोल्डन गोल पे मैच चला गया सर हमारा, और गोल्डन गोल पे मैच जाने के बाद हम लोगों ने गोल्डन गोल कर दिया, और मैच वहीं पे खत्म हो गया। और इंग्लैंड वालों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था भाई वो हार चुके हैं। वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई नहीं ऐसा है, ऐसा जो भी है, लेकिन वो मैच पूरा क्लियर करके हमने जीत लिया था। और उमा भारती का एक ही डायलॉग था कि आज मुझे ऐसा लग रहा है हमारा कोहिनूर वापस आ गया, जो ये इंग्लैंड वाले लेके गए। क्या बात है मैम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जैसे बताया सुन के ऐसा लग रहा है कि रोमांचक की बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए कि एक बराबर होने के बाद गोल्डन गोल करके मैच निकाल के लाना, दैट इज समथिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल टीम स्कूल से बाहर थे हम लोग, बिल्कुल। ये फिल्म जो आई थी चक दे, उसके बाद जो विमेन उसके बाद बनी है, उसी कंपटीशन के ऊपर बनी है सर, उसी के ऊपर ही ये फिल्म बनी है सर। उसके बाद विमेन हॉकी में क्या बदलाव आया? बिकॉज मेरा मानना भी ये, हम सबका मानना है कि बहुत ही रेयर सब्जेक्ट पकड़ के विमेन हॉकी पे फिल्म बनाना, और उसको इतने अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करना, आप लोगों की भावनाओं को, अपने लिमिटेशन को, सिस्टम को भी। उसके बाद हॉकी में कैसा बदलाव आया? आपको क्या लगा विमेन हॉकी में कैसा चेंज आया हमारा? सर जी चक दे फिल्म में आपने दिखाया वोमेन्स को भेजते नहीं है क्वालिफाइंग के लिए भी, और ये सारी चीजें दिखाई, ये बिल्कुल राइट दिखाई थी। और क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था 92 में, हम लोग को विमेन्स हॉकी टीम को ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ मेन को भेजा गया था। और उसमें बिल्कुल रियलिटी दिखाई है, वो गलत नहीं है, वो किसी भी एंगल से गलत नहीं है।
तो जब से चक दे इंडिया फिल्म आई है उसमें विमेन्स हॉकी के लिए तो ये समझो एक वरदान मिला है, उसमें बहुत चेंज आया। जितना मेन को सपोर्ट मिलते हैं विमेन्स को भी उतना ही सपोर्ट मिलती है, हर कंपटीशन में जाती है, हर टेस्ट सीरीज खेलती है, फाइनेंशियली भी जितना पैसा उनको मिलता है विमेन्स को भी मिलता। तो इस फिल्म से सबसे ज्यादा विमेन्स हॉकी को बेनिफिट हुआ कि जितना मेन टीम को मिलेगा तो विमेन्स को भी मिलेगा। और शाहरुख खान ने जिस तरह कोच, तो मुझे पता है स्पोर्ट्स कोच ऐसे ही होते हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पता है। बिल्कुल सर। आज आप भी कोच हैं, तो आपका एक्सपीरियंस मतलब कैसा है कोचिंग का? बिकॉज आप इतने सालों खेला आपने और अब कोचिंग में इतने एक्टिव है, तो कैसा आपकी एकेडमी के बारे में कुछ बताएं जो सोनीपत में। सर मेरी एकेडमी में सोनीपत में मेरी मैरिज हुई है, मेरे हस्बैंड भी हॉकी प्लेयर है और हम दोनों की मतलब मेरा शौक शुरू से ही, मैं खेलती थी सर, जब कैप्टन थी तब भी मैं आधा काम कोच का करती थी। Okay. और थोड़ा मैं दबंग थी, इसीलिए मतलब मैं टीम पे कंट्रोल काफी अच्छा कर लेती थी। तो हमारे जो कोच हैं जब हम समझाते थे तो वो बीच में बोलते भी नहीं थे, उनको लगता था शायद ठीक बता रही है। और टीम में जब लड़कियां होती थी उनको जैसे बोलते थे, जैसे सीनियर्स बोलते हैं वैसे मानती भी थी, प्लानिंग करते थे कैसे खेलना क्या खेलना सर। तो मेरा शौक शुरू से था सर मैं कोच बनूं। इसलिए सर मैंने जो है डिप्लोमा भी किया है, नहीं किया कि मैं कल को मान लो मेरी इच्छा कोच की होती तो मैं कोचिंग करूं। तो मेरी शादी सर सोनीपत में हुई, तो सोनीपत में आके मैंने सोचा मैंने तो खेल लिया तो क्यों नहीं यहाँ लड़कियों के लिए काम किया जाए, क्योंकि जो मैंने लाइफ में सफर किया वो लड़कियां ना करे। तो सर मैंने ऐसे ही, मैं ग्राउंड में जाती थी, एक ग्रासी ग्राउंड था, वहाँ गाय भैंसे चल रही थी, वहाँ पे घास खा रही थी सर। मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पे हॉकी का ग्राउंड बनाऊं और यहाँ पे हॉकी शुरू की। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे एक पॉइंट और बोला कि क्यों मुझे फंसा रही है लड़कियों में ले जाके, बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा। मैंने बोला नहीं करके तो देखते हैं। तो सर ऐसी स्टार्टिंग में मैंने देखा 3-4 लड़कियां मेरे पास आई, 5-6 आई, हॉकी बॉल नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे सर मैंने उनको हॉकी बॉल दिया, स्टार्ट किया। ऐसे करते करते 50-60 लड़कियां जल्दी आ जाती हैं हरियाणा में खेलने के लिए। पेरेंट्स थोड़े जागरूक है कि स्पोर्ट्स कराएं, उनको ये पता नौकरी और पैसा मिलेगा, उनको इंडिया खेलने से नहीं होता, मतलब उनको ये पता नौकरी मिलेगी और पैसा मिलेगा। उस टाइम सर ऐसा होता था, अब तो सोच बदल गई है। तो सर ऐसे ही करते करते मेरे पास वहाँ पे 60-70 लड़कियां आ गई सर, और बड़ी टैलेंटेड लड़कियां थी। और मैंने वहाँ पे ग्राउंड बनाया, मेरे पास पीने का पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सर, मेरी किसी ने मदद भी नहीं की। और मैंने सर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया सर। मैं एक्चुअली बहुत स्वाभिमानी हूँ, मैं घमंडी नहीं कह सकती, मैं स्वाभिमान रखती हूँ कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। अगर जो बच्चे खेलने हैं, किसी को वैसी हेल्प करनी तो आओ, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाऊंगी, क्योंकि अपने कैरियर में सर मैंने खेलते हुए कभी हाथ नहीं फैलाया कि मुझे ये दो, मुझे खिलाओ, ये करो, वो करो। तो मैंने देखा है हमेशा आपका स्वाभिमान ही आड़े आया है कई बार, कई लोगों से, फेडरेशन से और इससे उससे आपके कई बार जो कंफ्यूजन। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो ये सब चीज इसलिए कि हम लोगों ने शुरू से प्लेयरों के लिए लड़ाई किया है और खिलाड़ियों के लिए लड़ाई किया है। तो ऐसे ही मैंने सोनीपत में भी जज्बे से काम शुरू किया सर। उस टाइम में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में भी लड़ाई होती थी, स्टेटों में भी, आपको पता सब चीजें, जब कोई काम करने शुरू करते तो आपके सामने मुश्किलें आती है। जब आपके सामने मुश्किलें आ रही है तो आप समझो आप कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो सर मेरे सामने बड़ी मुश्किलें आई, कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे मैंने मेहनत की। और सर इसी डिस्ट्रिक्ट की टीम में सर मैंने इतने लेवल पे खेलने के बाद बहुत छोटे छोटे कंपटीशन उस टीम में खेले सर, ताकि ये लड़कियों का मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस बढ़े, और जो भी फाइनेंशियली टूर्नामेंट हो वो हम जीत के आए, ताकि पैसा मिले तो उस इन लड़कियों की किट बन जाए, हॉकी स्टिक बॉल मैं खरीदवा सकूं। सारा पैसा सर हमने खेल खेल के इकट्ठा करके जो है ये ग्राउंड चलाया। बहुत बड़ी बात है मैडम, बहुत आपने ये एक बात बहुत अच्छी बताई और इनफैक्ट बहुत रेयर बताई है कि इंडिया टीम की कैप्टनशिप कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीतने के बाद आपने छोटे टूर्नामेंट भी सिर्फ इसलिए खेले कि वहां से जो भी फाइनेंशियल हेल्प मिले बच्चों को आप उस बारे में जैसे। पर मैम जो ग्राउंड है आपका वो तो फ्लड लेट और एस्ट्रोटर्फ और बड़ा खूबसूरत ग्राउंड दिख रहा था, आप बोल रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल सर वो अभी 4 साल से है, पहले हमने हो गए आज 17-18 साल हो गए सर, वो अभी 4 साल से है। पहले मैंने ग्रास पे ही खेला है और खिलाया बच्चों को, और वहां से ग्रास पे ही खेल के ये भी बताना चाहूंगी कि ग्रास पे खेल के 14 से 15 लड़कियां उस ग्राउंड में इंटरनेशनल प्लेयर हुई है सोनीपत के ग्राउंड में, और 25 से 30 लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में गई हैं, इनकम टैक्स में, ऑडिट में, रेलवेज में, पुलिस में, टीचिंग में, सभी हॉकी प्लेयर उसी फील्ड से गई है और स्पोर्ट्स कोटे से ही गई हैं सर। और ये सब चीजें तो सर ये पॉलिटिशियन है और फ्लड लाइट है, एस्ट्रोटर्फ, जब आप जीत जाते हो या कहीं मुकाम पे खड़े हो जाते हो तब सभी फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं कि हमने सुविधाएं दे दी। लेकिन सर जो संघर्ष मैंने जब किया, पीने का पानी तक भी नहीं था, तो वो मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे कैसे उन बच्चों को खिलाया सर। आई कैन अंडरस्टैंड मैम,
अंडरस्टैंड, कुडोज मैडम, आपने इतना इतना कुछ करा है। आप मान के चलिए कि ऐसे आपने इतनी अच्छाई इकट्ठी कर ली है, इतनी दुआएं ले ली है कि आगे अच्छा ही अच्छा होना है एकेडमी में और जनरल भी। अब हम आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड पूछेंगे मैडम, जिसमें आपको जी सर। एक वर्ड में आंसर देना है ना? जी सर, ओके? ठीक है सर। अच्छा, ओके सर। जो है आप कुछ और बताना चाह रहे थे, आप कुछ और बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट्स और बताना चाह रही थी सर। मैं कभी ये जो कोचिंग है ना सर, बहुत थैंकलेस जॉब है। Okay. ये मैं आपको बताना चाह रही थी। जैसे मतलब मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस बच्चे को, जिसमें आप अकेडमी को या कहीं भी आप सेवा भाव से लगे हुए हो या कोच भी लगे हुए हैं, जो बच्चा अचीव कर जाता है वो बच्चा तो कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, कोच ने किया या यो किया। जो बच्चा नहीं करता वो गाली देता है। तो ये थैंकलेस जॉब है, लेकिन इसको सोच के आप कभी भी काम को छोड़ो मत, कभी मत छोड़ो, क्योंकि आप, मेरा पैशन था, मेरा शौक था, मुझे पता था मुझे गालियां भी मिलेंगी, हर तरह से बुराई भी मिलेगी। तो बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ, यार कुछ मजा नहीं आया, लोग मानते ही नहीं थे, मैंने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ो मत, फिर आप कमजोर हो, इसका मतलब आप लड़ नहीं सकते। हमने इसी में जाके भी काम करना सर, अगर देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना। ये सबक बहुत जरूरी है मैम। क्या है कि लोग बाग छोड़ देते हैं, मैंने देखा है, जी थक सर। जाते हैं, छोड़ देते हैं। और जी आपने सर। जिस उससे सतत मेहनत से आपने करा मैम, आई थिंक दैट्स वंडरफुल, दैट्स मार्वेलस। तो कुछ सवाल आपसे जी पूछते हैं, कुछ सिंपल छोटे छोटे सवाल। आपका जी सर। बेस्ट वुमेन सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर हु इज दैट? ज्योति सुनीता कुल्लू, उड़ीसा की एक लड़की है। एंड द बेस्ट वुमेन गोलकीपर? टिंगोली मचानू। बेस्ट वुमेन हॉकी कैप्टन? राजवीर कौर। मेल हॉकी कैप्टन? धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले, ओके। आई एम आल्सो अ ग्रेट फैन ऑफ हिज मैम। ओके, अच्छा। बेस्ट मिडफील्डर? सीता मेहता। एंड द बेस्ट वुमेन गोल स्कोरर, जिसने सबसे ज्यादा गोल करे हो इंडिया टीम में, ऐसा? मैं खेलती थी, मैंने बहुत किए थे, प्रीतम सिवाच। वाह, चलिए। ओके, हु इज द बेस्ट हॉकी टीम अपार्ट फ्रॉम इंडिया? इंडिया में तो आप लोग ने इतना करा है, उसके अलावा? हॉलैंड टीम, हॉलैंड। ओके, हॉलैंड इज गुड। यस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम बहुत ज्यादा आता है कई बार, ये ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है या ऐसे? सर बीच बीच में कभी ऑस्ट्रेलिया अच्छी हो जाती है, कभी हॉलैंड अच्छी हो जाती है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है इस टाइम हॉलैंड टीम काफी अच्छा कर रही है। पिछला वर्ल्ड कप भी उन्होंने उठाया था, तो इसलिए हॉलैंड काफी अच्छी खेल है। ओके ओके, द बेस्ट इंटरनेशनल मैच जो आपको याद में हमेशा बना रहेगा? कॉमनवेल्थ गेम सर, फाइनल इंग्लैंड के साथ। ग्रास और एस्ट्रोटर्फ, आप किसको प्रेफर करती हैं? बहुत सर, बहुत बहुत। फिटनेस की टेक्निक, इनमें से क्या स्ट्रेंथ, मतलब किस पे वेटेज ज्यादा देंगे? दोनों सर, दोनों। अच्छा, जी सर। ये जो मूवी आई थी चक दे, उसके अंदर बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगा आपको, जो रियलिटी के करीब था? चौटाला सर। कोमल चौटाला के अलावा? जी सर। तो कोमल चौटाला ने जो भैंस की पूंछ में बांधने की बात करती थी, वो हकीकत है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है, वो हम लोगों पे बिल्कुल सही सूट करती है, हरियाणा वाले लोगों पे सूट करती है, और हम लोग गांव में करते थे सर ये चीजें। अच्छा। जी सर। अच्छा मैडम, और कोच से ऐसी बातें करते थे। अच्छा, ओके। मूवी स्टार, हिंदी मूवी का जो है कौन स्टार है, बॉलीवुड एक्टर जो आपका बेस्ट? सन्नी देओल सर, सन्नी देओल। सन्नी देओल, अरे वाह। ओके, जो है हु इज द बेस्ट एक्ट्रेस? रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी। फेवरेट मूवी आपकी कौन सी है मैम? सर उड़ी। उड़ी, वाह, दैट्स वेरी नाइस। फेवरेट सॉन्ग? जो भी देशभक्ति के वो सभी पसंद है सर। पर एक कोई खास तो होगा मैडम, कुछ तो अच्छा लगता हो। चक दे इंडिया सर। ओके, फेवरेट फूड, आपका खाना, सबसे अच्छा खाना क्या लगता है? सर बहुत सिंपल खाना, चटनी रोटी। ओके, अच्छा, ये आइडियल डे क्या लगता है आपको कि सबसे अच्छा दिन कौन सा गुजरा आपका, क्या लगता है? सर मेरा बर्थडे 2 अक्टूबर। ओके, अच्छा, आप सबसे ज्यादा फैन किस स्पोर्ट्स पर्सन की हैं? कोई सा भी गेम हो जी। सॉरी, मतलब कोई सा भी गेम हो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एनीथिंग। सर मैराडोना सर। मैराडोना, वाह। आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या लगता? सर मैं अर्जुन पुरस्कार जब मैंने लिया, वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट सर। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा लगा होगा राष्ट्रपति के हाथों से अर्जुन पुरस्कार स्वीकार करना। आपको इतने आंसू और पसीना जो बहाया आपने, और खून भी बहाया, मुझे पता है खून भी बहता है, सिर्फ अपन पसीना नहीं, खून भी बहता है फील्ड पे। यस सर। जी मैम जी।
शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छी तरह सभी जगह नो फेस ऑफ, नो रिवर्स फ्लिक कोई भी नहीं मारी, कोई पेनल्टी कॉर्नर नहीं मारे, स्ट्रेट पेनल्टी शूट आउट ही लिए सभी जवाबों में। अब हमारे और भी लोग जुड़े हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले विजय इंदौर जो हमारा है वहां से मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा अश्मिता को, जो बीटेक पीएच की स्टूडेंट है। अश्मिता हमारे साथ है, तो आप अपना सवाल मैडम से पूछ सकते हैं। अश्मिता, आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए? इनका सवाल ये था मैम कि इंजरी के बाद कमबैक कितना मुश्किल होता है? इंजरी के बाद कमबैक ऐसे होता है जैसे आप नए स्पोर्ट्स को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ओके। क्योंकि जी सर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सर अगर जो प्लेयर सोच ले मेरे को रिकवरी करनी है अपनी इंजरी की और मेरे को वापस जाना है, तो वो जा सकता है। क्योंकि मेरे भी घुटने का सर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मैंने इस इंजरी को ठीक करके दोबारा वापसी की थी। वंडरफुल। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल खेला आपने? बिल्कुल खेला सर, इंटरनेशनल भी खेल लिया मैंने, नेशनल भी खेला और आज तक मैं खेल रही हूँ सर। वंडरफुल। हमारे यहाँ कई बार ये होता है कि मेरे तो घुटने का ऑपरेशन हो गया तो मैंने खेलना बंद कर दिया उसके बाद से। वो सर आपको वो जो भी इंजरी होती है उस पर आपको स्पेशल काम करना पड़ेगा एक स्पोर्ट्समैन को। थ्रोइंग लाइफ, ये नहीं आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तभी, हमेशा से उसकी स्ट्रेंथिंग करनी पड़ेगी, उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब भी आपको लगेगा पेन है, आइसिंग करनी पड़ेगी, तो आप उसको निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर इंजरी मैडम बादल जब छाते हैं, जब इंजरी याद तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल होता सर। राइट सर। ओके। बीटेक की स्टूडेंट राजकुमारी है हमारे साथ। बीटेक की स्टूडेंट राजकुमारी बरागे है हमारे साथ। इनका सवाल भी मैम मेरे ख्याल से वही था कि इनका कहना था कि डाइट कितना इंपॉर्टेंट है हॉकी प्लेयर्स के लिए। देखो कोई भी है, मैंने ये पहले भी आंसर दिया है कि डाइट का बहुत मेन। हम सोचते हैं हम ऐसे रोटी खा ली हमारा पेट भर गया, हम एक स्पोर्ट्स कर सकते हैं। आप आज के टाइम में स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। 70% आपका डाइट का ही रोल है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। जी सर। नहीं, बहुत बढ़िया मैम। वैभवी मैम जो है वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही है, आप पूछ सकते हैं वैभवी मैम, आप जुड़े हैं हमारे साथ? Yes sir, yes sir. Okay ma'am. Hello ma'am, I want to ask that at the age of 25 you became a mom, and how your life was, how challenging your life was after that? देखो स्पोर्ट्समैन की जो खेलने का पीरियड होता है वो खासकर विमेंस का 30, 32, 35 तक वो खेल सकता है, समझ रहे हो। लेकिन उसको अपने आप को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा और मतलब बहुत अपने आप को फिट रखना पड़ेगा उसको करने के लिए। अदरवाइज तो 25 साल के तो स्पोर्ट्स में बन ही नहीं सकते। वही तो, आपने उसके बाद इतना करा, मतलब 2 बार आप रहे, फैमिली आपने एक्सटेंड करी, पर उसके बाद दोबारा आपने फिर कमबैक करा। मैं आपको यही बोल रहा था, कमबैक क्वीन कहा जाता है आपको। शुक्रिया मैम। ECEX डिपार्टमेंट की नेहा खत्री मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, तो वो अपना सवाल पूछें। सबसे पहले तो मैम विक्रांत प्रणाम। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने मुझे बताया, अभी जैसे बताया कि 91 में आप पहली बार फॉरेन गई थी इंडिया की तरफ से खेलने, तो मैम वो दिन कैसा था जिस दिन आप इंडिया टीम की कैप्टन बनी? मतलब क्या फीलिंग रही होगी उस दिन आपकी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मैम। जब मैं पहली बार टीम में आई थी उस टाइम तो मैं पेपर पे टीम के नाम लिखती थी, मेरा नंबर कहीं टीम में होता नहीं था, मतलब ऐसा मुझे महसूस होता था। किसी दिन मुझे ऐसा लगता था मैं टीम में हूँ, किसी दिन लगता था नहीं। लेकिन जब मैं 98 की कैप्टन बनी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इंडिया का, हिंदुस्तान विमेंस हॉकी टीम का मेरे ऊपर बहुत वेट आ गया है और मुझे उसको बड़े अच्छे से संभालना है और उसको रिजल्ट भी देना और टीम को साथ में लेके चलना। और अंदर कहीं किसी कोने में मुझे खुशी हो रही थी कि किसी 91 में तो मुझे लगता था मैं टीम में नहीं, लेकिन 98 में आ गया मैं टीम की कैप्टन हूँ और टीम को हैंडल कर रही हूँ और दिल से बड़ी खुशी हुई थी कि आज हिंदुस्तान टीम की मैं कैप्टन बनी। मैम आपने जैसा बताया, आपने एक्चुअली में उस रोल को बहुत अच्छे से निभाया एंड थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। शुक्रिया मैम। सिविल डिपार्टमेंट की HOD हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपसे कुछ सवाल करती हैं कि आर यू देयर प्राची मैम?
प्राची मैम आप जुड़े हमारे साथ? इनका हाँ जी, मुझे दिख तो रही है। प्राची मैम आप हैं हमारे साथ? सर नेक्स्ट हेलो। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही है कि प्राची मैम पूछिए। जी जी सर, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम ऑडिबल आवाज आ रही है? आ रही है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है मैम जो हॉकी टीम के लिए चाइल्डहुड से या कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एज है उससे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं या बच्चों को प्रिपेयर करते हैं? ये क्वेश्चन मेरा इसलिए है क्योंकि मेरी बेटी है और अगर हम इसको स्पोर्ट्स में प्रिपेयर करना चाहे तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जहां हम उसे भेज सकते हैं? आपकी बेटी कितने साल की है? अभी तो मैम वो इज जस्ट 2 years, बहुत छोटी है। और एक क्वेश्चन और भी है मैम, जैसे क्या डाइट भी शुरू से दिया जाए ताकि जो है फिजिकली बच्चे फिट रहें, क्योंकि अभी वो जैसे बहुत दुबली है, वो दुबली पतली है, तो कैसे क्या डाइट दिया जाए और आगे ऐसे क्या ऑर्गेनाइजेशन जहां हम भेज सकते हैं? क्योंकि मैम क्या होता है अगर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है तो पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं हो पाते, तो थोड़ा सा मुझे उसके लिए गाइड करें। अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी इतनी छोटी बेटी है और उसका स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहे हो, उसकी हेल्थ के बारे में ये सोच रहे हो कि कैसे किया जाए, और ये बहुत ही जरूरी है। एक बच्चे को आपने स्पोर्ट्स कराना तो स्टार्टिंग से उसकी डाइट का ध्यान देना, उसको आपको क्या कराना है क्या नहीं। सबसे पहले तो मैम आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी बेटी जैसे ही 5-6 साल की होगी तो आप उसको स्विमिंग कराना, क्योंकि स्विमिंग एक स्पोर्ट्समैन की, कोई आपको स्विमर नहीं बनाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्विमिंग करने से उसके सभी बोन्स जो होते हैं, सभी मसल्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं, तो वो किसी भी फील्ड में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और स्विमिंग करने से एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपका बच्चा डाइट जो है जो डबल लेगा, जैसे 1 रोटी खाता हो 3 रोटी खाएगा, क्योंकि पानी में रहने से भूख बहुत लगती है, नो तो डाउट। बिल्कुल, तो बच्चे को सबसे पहले आप स्विमिंग कराइएगा, उसके बाद आप थोड़े से चने होते हैं, मूंग दाल होती है, बहुत सिंपल चीजें हैं, छोटी छोटी, बच्चे को ज्यादा प्रोटीन या वैसी चीजें पाउडर वगैरह नहीं देना होता उस एज में, तो आप जैसे चने हैं, मूंग की दाल है और सोयाबीन है, कच्ची मूंगफली, सब भिगो के आप सुबह सिर्फ उनको 1 मुट्ठी दे दीजिए, उसकी पूरी डाइट की पूर्ति हो जाएगी। छोटे जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, और कच्चा पनीर उसको ज्यादा खिलाइएगा। ओके जी, थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये हमारे यहाँ बहुत जरूरी है। स्प्राउट्स हम तो शुरू से याद है, और रात को भिगो के रखते थे और कपड़े में बांध के सुबह जाने के पहले वो कपड़े में से खाते थे स्प्राउट्स और फिर निकलते थे। जी सर, आज भी खाते हैं सर, मेरी एकेडमी में भी आज खाते हैं बच्चे। जी जी जी। ये ग्वालियर के कुछ लोग हमारे साथ, फैकल्टीज और ऑल, I would request Professor Karishma to please ask a question. आप हैं करिश्मा हमारे साथ? जी मैम, आवाज आ रही है, आप पूछ सकते हैं। थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है आपकी मैम, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है, बोलिए। जी क्या क्वेश्चन आपका? मैं थोड़ा सा वापस से पूछता हूँ मैम। इनका सवाल ऐसा था कि आप जब इंडिया टीम में खेलते थे, मैं थोड़ा सा उसको वो कर रहा हूँ रिफ्रेश, इंडिया टीम में खेलते हो, जब इंडिया टीम के कैप्टन बने तो चैलेंजेस क्या क्या आपने जो है वहाँ महसूस करे? इंडिया टीम में खेलते हुए? जी, मतलब एक आप बेसिकली टीम में खेलते थे और एक कैप्टन जब बने, इन दोनों में क्या डिफरेंस था आपकी सोच में? सोच में देखो, कैप्टन बनने के बाद तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाती है, क्योंकि आपको ग्राउंड के अंदर, फील्ड के अंदर भी प्लेयरों को बोल के खिलाना, कंट्रोल भी करना है। आपको ये ना लगे कोई प्लेयर ऐसा ना हो कि भाई वो किसी कारण उसको बोले नहीं मिली तो नाराज ना हो जाए, और ऑफ द फील्ड भी आपको उसका बहुत ध्यान रखना होता है टीम को। तो जब कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो आपको दूसरी ड्यूटियां भी ज्यादा करनी पड़ती है, और जब आप कैप्टन नहीं होते तो आप फ्री होके गेम खेलते हो, आप डबल परफॉर्मेंस देते हो। हालांकि कैप्टन बनने के बाद भी आप परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है आपका, मतलब
अच्छा, गेम पे असर होता है उसका कहीं ना कहीं? आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, अदरवाइज आपका रोल बढ़ जाता है, तो गेम में कुछ हद तक असर आता है? नहीं, कुछ लोग कैप्टन बन के प्रेशर ले लेते हैं, कुछ होते हैं ऐसे, मैंने बहुत सारे देखे हैं। लेकिन जब मैं कैप्टन बनी तो मैंने प्रेशर नहीं लिया। मैंने सोचा मैंने एज ए कोच, एज ए प्लेयर सब तरह से फील्ड पे काम करना है, तो मैंने पूरा फ्री होके खेलती थी भाई, फुल फ्री होके लड़कियों को पूरा डांट के खिलाती थी। मैं उनको पहले ही बोल देती थी, अगर मैं कुछ बोल देती हूँ गुस्से में तो बुरा नहीं मानना, लेकिन मैच में मुझे रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए किसी कैप्टन को प्रेशर होता है, वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता इतना। जी 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 जी। सोनू मैम हमारे साथ जुड़ी है, सिविल डिपार्टमेंट विजय ग्वालियर से। आप अपना सवाल मैम पूछ सकते हैं। सोनू। हेलो मैम, विक्रांत प्रणाम। मैम, मुझे आपसे ये पूछना है कि अब तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? और मैम, जब हम कोई भी एक गोल सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ होते हैं, हमारे साथ काफी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें क्या करती हैं, मेंटली टॉर्चर करती हैं। तो इन सबसे दूर रह के हमें कैसे, क्या केवल एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन मेरा एक ही एम था, मैं इंडिया टीम से खेलूं और कैप्टन बनूं और मेडल लेके आऊं। आप लड़की हो, आपके साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। आपको पता है, मेरा बेटा होने के बाद भी मैंने वापसी की है टीम में, और ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मैं घर में ज्वाइंट फैमिली में थी। छोटे छोटे, आपको पता, घर में कितनी खींचातानी हो जाती है, काम के ऊपर भी होती है, जहाँ आपके साथ आपकी जेठानी दौरानियां भी साथ रहती होंगी, और उसके बावजूद मैंने घर में काम करते हुए मैंने उनको भी खुश रखना, अपनी सास को भी चाय पिला के खुश रखना, और साथ में मेरे को प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सब लड़कियों के पास मैनेजमेंट होता, भगवान ने अलग से टैलेंट दिया होता, ये टैलेंट दिया होता। कई लड़कियां होती हैं कि अपने फैमिली का भी काम नहीं कर सकती। देखो, आपको लाइफ में आगे बढ़ना तो सबका प्यार, सबका आशीर्वाद लेके चलना पड़ेगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे मैं नहीं कर सकती तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सब ड्यूटियां जो होती है छोटी छोटी, इधर उधर आपको टॉर्चर कर रही है, ये समझो ये आपको आगे बढ़ा रही है। इनको आप अपना वो लेके चलो कि आपको आगे बढ़ा रही है, और उसको भी आप करो, उनको प्यार से करो, जैसे मर्जी समझाओ। वो सब प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे लड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आप पीछे मत हटना। बस लाइफ में एक ही चीज रखना, मेरे को आगे बढ़ना, चाहे मेरे सामने कितनी प्रॉब्लम्स आए। और मैंने खुद किया है, इतनी लंबी हॉकी में नहीं खेल सकती थी, बेटा बेटी होने के बाद, और एक ज्वाइंट फैमिली में जिसमें हमारा पूरा परिवार रहता था, और हरियाणा जैसे शहर के अंदर जहाँ सब काम करना पड़ता था, सास ससुर को भी देखना, जिठानिया दौरानियों की भी बात सुननी होती थी, बर्तन भी मांजने होते थे। नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, सब किया। अगर हम इससे भाग जाते तो आज कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट नहीं होते, आज अर्जुन पुरस्कार नहीं मिल पाता। उनकी ब्लेसिंग से ही मिला, उसमें ब्लेसिंग ढूंढो, आशीर्वाद ढूंढो अपना। ओके, थैंक यू मैम। आपने हमारे साथ बीटेक की स्टूडेंट है कीर्ति श्रीवास। कीर्ति, आप हैं हमारे साथ? यस सर। आपका सवाल पूछ सकते हैं कीर्ति। वो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए गेम के टाइम पर? हमें माइंड बिल्कुल सेटअप करना चाहिए गेम के टाइम। इसके लिए हमें योगा जरूर करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको किसी भी चीज पे फोकस करना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सुबह उठ के अपने ऊपर टाइम लगाना चाहिए, योगा करना चाहिए, तभी आप अपने एम पे फोकस कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने एम पे फोकस नहीं कर सकते। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करोगे यार, आप घर बैठे बैठे सोचते मैं ये कर लूं वो कर लूं, नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सुबह उठ के आधा घंटा योगा कीजिए, फिर अपना एम सोचना क्या आपने करना, फिर उस पर फोकस कीजिएगा, फिर आप काम करना। ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है। मतलब योगा कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व है, मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए योगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत रोल है। विभा चौधरी हमारे साथ है। विभा चौधरी, बीटेक। यस सर। विभा, ओके विभा। यस सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा सवाल ये था कि एज अ स्पोर्ट पर्सन व्हाट डू यू थिंक इज गुड और बैड अबाउट सोशल मीडिया? अब मैं इसको बैड बोल दूंगी तो भी ठीक नहीं है, गुड बोल दूंगी तो भी ठीक नहीं है। नहीं मैम, कुछ ओपिनियन होती है ना। देखो, मीडिया का होना बहुत जरूरी है, और आज के टाइम में जो हम लोग को फेमस करती है, हमारे स्पोर्ट्स को, हर चीज को आगे लोग मीडिया ही लेके जाते हैं। लेकिन एक्स भी ज्यादा मीडिया नुकसान करती है, बहुत ज्यादा। अगर जो मीडिया के साथ आप और क्या होता है, व्हाट्सएप, और आजकल बच्चे पूरे समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इन सब में लगे रहते हैं। इसके बारे में आपका क्या टेक बनता है? आपके घर पे भी बच्चे हैं? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आजकल बच्चे घरों में फोन पे लगे रहते हैं, या व्हाट्सएप चलाते हैं, या टिकटॉक बनाते हैं।
देखो कुछ लिमिट तक ठीक है, जैसे मेरा बेटा भी बनाता है, मेरी बेटी करती है, तो मैं उनको बहुत डांटती हूँ। जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराएंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यादा कराएंगे, तो बच्चों का फोन में और टीवी में ध्यान कम जाएगा। आप सुबह शाम उनको फील्ड पे लेके जाना और एक्टिविटीज करना, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज करना, तो आपको दिन में अच्छा लगेगा। 1-2 घंटे आप सोएंगे, फिर आप काम की चीज रखेंगे, लेकिन बच्चों को जितना दूर रखा जाए उतना ठीक है। लिमिट रखो, टाइम दो उनको, 1 घंटा आपने ये करना, उसके बाद आप उसको नहीं छोड़ोगे फोन को। वेरी नाइस मैम, आपने 2 चीजें अच्छी बोली। एक तो आपने स्विमिंग का बहुत अच्छा बताया कि स्विमिंग से शायद अपने आप भूख लगेगी, खाएंगे। तो आपने सही बोला कि खेलेंगे कूदेंगे तो इन चीजों में कम ही इन्वॉल्व होंगे। स्पोर्ट्स कोच भी हैं मैडम हमारे साथ, शर्मा सर, जो कि राजेश्वर विद्यालय से हमारे साथ जुड़े हैं। वो आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। पवन सर आप हैं हमारे साथ, पवन शर्मा सर? उनका भी बहुत इंटरेस्ट था, वो भी आपसे बात करना चाह रहे थे। पवन शर्मा सर आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए? ओके, मेरे ख्याल से वो इस समय पवन शर्मा सर वो नहीं जुड़ पाया। उनका सवाल ये था कि सर आई एम अवेलेबल। सर पूछिए सर। मैडम, पद्मश्री शंकर लक्ष्मण की भूमि महू से आपको प्रणाम। सर्वप्रथम आपसे प्रश्न ये है कि हमारे देश में हॉकी के अंदर महिलाओं की सहभागिता खत्म हो गई है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप एक ट्रेडिशनल स्टेट हरियाणा से हैं और आपने इतनी सारी अचीवमेंट अर्जित की है लाइफ में, तो गर्ल्स को आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हॉकी के अंदर पार्टिसिपेट करे? देखो, मैं गर्ल्स को सबसे ज्यादा ये कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा करना उनका स्पोर्ट्स जरूरी है। स्पोर्ट्स जरूर करो, जरूरी नहीं है हॉकी खेलो, कोई भी आप स्पोर्ट्स करो। स्पोर्ट्स करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, आप लाइफ में कभी भी मार नहीं खाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे आप फ्रीली होके काम कर सकते हैं। दूसरा रहा हॉकी की बात, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा नेशनल गेम है हॉकी, और आपके एमपी में तो और यूपी में तो उस एरिया में आपको पता है इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं कि हम गिनने बढ़ जाएं तो गिन नहीं सकते, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। तो लड़कियों को आप जरूर से जरूर स्पोर्ट्स कराएं और हॉकी खिलाएं। छोटी छोटी जगहों से जब स्पोर्ट्स कराओगे तो हमारे देश को भी इसका बेनिफिट होगा, देश की टीम भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो लड़कियों को खेलना चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ बच्चे लड़कियां बोल देते बस पढ़ाई खराब हो रही थी, नहीं खेलती मैं, डिस्टर्ब हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा आपको मैनेजमेंट रखना है टाइम का, आपको कैसे कब पढ़ना है, कब आपको खेलना, कब आपको सोना, ये मैनेजमेंट आप रखोगे तो सभी लड़कियां स्पोर्ट्स कर सकती है और घर के काम भी कर सकती हैं। आजकल मैं देखती हूँ लड़कियां घर के काम कहती हैं हम नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने पढ़ाई की है, हम लोगों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करी है, तो आप दोनों चीजों को मैनेजमेंट रख के कर सकते हैं। और लड़कियों को जितना हो सकता खिलाओ और बेटियों को पढ़ाओ, खिलाओ, स्पोर्ट्स कराओ। आजकल नारा भी अपने देश का, बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ बेटी बचाओ। धन्यवाद मैडम। कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं राजेश्वर विद्यालय के हमारे साथ में, वो भी आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इनवाइट अ स्टूडेंट विद द नेम ऑफ कीर्ति यादव। आप हैं कीर्ति हमारे साथ? यस सर। हाँ कीर्ति बेटा पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम। मैडम कीर्ति भी। Ma'am, my question is, goalkeeping is very tough and complicated position. What tips and suggestions would you like to prefer for a goalkeeper? आप गोलकीपर खेलते हैं वैसे? Yes, ma'am. अच्छा, देखो गोलकीपर को ना और टीम से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि पूरी टीम को तो कोच कोचिंग कर लेता है, लेकिन गोलकीपर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता। तो बेटा उसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई से भी हटके और कामों से हटके। आपको टीम से आधा घंटा पहले फील्ड में जाके आपको फुटवर्क पे, एक्सरसाइजों पे काम करना पड़ेगा। जो फुटवर्क होता है उस पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? और गोलकीपर एक पोजीशन ऐसी है, अगर जो आप हाईलाइट होगे तो आप सबसे जल्दी आप ही सिलेक्ट होते हैं। आपकी टीम कमजोर होगी तभी आप सबसे ज्यादा बॉल रोकेंगे तो आप ही सिलेक्ट होंगे। और आप जो टीम में खेल रहे हो और आप गोलकीपर खेल रहे हो, आप 10 बॉल रोक रहे हो तो आप नेशनल टीम के लिए जल्दी सिलेक्ट होगे। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज आधा 3 से 15-20 मिनट पहले आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा, वार्म अप उनसे अलग करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपका कोच जो भी होगा उससे प्रोग्राम बनवा सकते हैं आप, लेकिन ड्यूटी ज्यादा गोलकीपर की। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक बच्ची और बच्ची मैम बहुत समय से वेट कर रही है, पूजा यादव। पूजा आप हैं हमारे साथ? पूजा यादव आप हैं? पूजा हमारे साथ? मेरे ख्याल से शायद नहीं जुड़ पाई है पूजा।
इनका सवाल ये था कि आप इतने विलेज से हैं, ऐसी जगह, छोटी जगह से आए आप, तो फिर आपको इतना बड़ा गेम खेलने का मौका कैसे मिला? इंटरनेशनल प्लेयर कैसे बन गई आप? सर, जब आप छोटी जगह से काम करके आते हो, आप जल्दी अचीव कर सकते हो। देखो, कहते हैं भाई, आप कमजोर टीम में अच्छा खेलोगे तो जल्दी सिलेक्ट होगे। जब आप छोटी जगह पे, आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, आपके गांव के, आपके एरिया के। तो मैंने भी जब गांव में शुरू किया, तो मुझे क्या है, जो छोटे हमारे पीटीआई थे, वो थोड़ा सा जो अच्छा खेलते उस पर स्पेशल ध्यान देते हैं, भाई आप खेलो। जब आप अपनी कमजोर टीम में अच्छा खेलो, आप हरियाणा टीम के लिए सिलेक्ट जल्दी हो जाओगे। तो बस मेरा भी एम ये था सर, मैं सिलेक्ट जल्दी हो जाती थी, क्योंकि हमारी टीम कमजोर होती थी, उसमें मैं अच्छा खेलती हूँ। कहते हैं अंधों में काना राजा। तो सर वो सब आप तो यू आर एक्सेप्शनल, आपने जितना आपका परफॉर्मेंस है, यू आर एक्सेप्शनल। ओके मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी तरह से कई सवालों का जवाब दिया। आई विल से दैट one thing is sure, that pain would eventually subside, maybe in a few hours or few days, but if you quit, it would last forever. यानी थोड़े समय के लिए दर्द हो सकता है खत्म हो जाए, जो उस समय दर्द होगा, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं, if you quit, it would last forever. And that is the reason Preetham ma'am has such consistent 17 years of international career, because she believes in no pain, no gain. Friends, Vikrant Group has always been on the forefront to encourage, motivate the sportsman spirit and provide a sports environment among the students by organizing the annual Sports Festival Bonanza VPL, that is Vikrant Premier League for school students. Now, I would request our GD sir, Dr. Satyanarayan, to please say a few words to us. Can you hear me? Sir. विक्रांत प्रणाम मैम, आई एम वेरी आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा चक दे का वो जो फिल्म देखा था मैं, वो याद आ रहा है मेरे को आपको देखकर। तो मेरा एक सवाल है, जो टफ जो फील्ड है वो हॉकी खेलने के लिए, वो तो फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं रहता है, काफी कॉलेजेस स्कूल्स में भी नहीं रहता है। तो हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन देंगे जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें हॉकी के लिए? ये मेरा सवाल है। देखो सर, कोई जरूरी नहीं है आपके पास एस्ट्रोटर्फ होना चाहिए। अभी आप देखना, ये लॉकडाउन जब हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब लॉकडाउन के दौरान जो है, मैंने बच्चों को फिट रखा। तो कैसे रखा? हमारे घर में छोटे छोटे लॉन भी है, या ऊपर छत पे समझ लो, या कहीं भी जगह होती है, हमने बच्चों को ये बताया, बेटा चारपाई लगा के आप चारपाई पे पुशिंग कर सकते हो। आप 2-3, आपके घर में कौन नहीं है, ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप कप, प्लेट या कटोरी कुछ भी रख सकते हो, उसमें जिग-जैग कर सकते हो। हमारी जो स्किल होती है, हम उस पर काम कर सकते हैं। रहे सर कॉलेज और स्कूल्स की बात, उनके पास फील्ड होता है ग्रासी ग्राउंड। तो ग्रासी ग्राउंड में भी सर आप शेड्यूल से ट्रेनिंग कराएंगे और आप बेसिक पे ध्यान देंगे। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी, तो आप एस्ट्रोटर्फ पे भी खेल सकते हैं, किसी भी फील्ड पे खेल सकते हैं। तो आप ग्रास पे भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना टर्फ पे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चेंज है, लेकिन जो कोच है वो ट्रेनिंग का सिस्टम अपना ऐसा रखे कि आप थोड़ी सी जगह में भी खिला सकते हैं। जिस ग्राउंड से सर मैं अर्जुनवाड़ी पैदा हुई, उस ग्राउंड हॉकी ग्राउंड नहीं था उस स्कूल में, उसमें सिर्फ खो खो का ग्राउंड था, हमने उसी में ट्रेनिंग की है। तो करने का जज्बा होना चाहिए, आप कहीं भी फील्ड पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। मेन बेसिक है, बेसिक पे ध्यान देना चाहिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, थोड़ी जगह में भी हो जाता है। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, बिल्कुल सही आपने बोला। लॉकडाउन में सबने नए नए तरीके इजाद करे फिटनेस मेंटेन करने के। नेक्स्ट आई वुड इनवाइट our ma'am, treasurer ma'am, Garima Tomar ma'am, who herself is a very good sports player also, and sports encourage करने में मैडम का हमेशा forefront में रही हैं। She herself also is a very good player, और वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। गरिमा मैम, आर यू देयर? नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और आज एक चीज रियलाइज हो गई कि आप चाहे शहर में रहें या गांव में रहें, अगर आपके अंदर एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो आप कर दिखा सकते हैं कभी भी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। आज हर संडे हम जुनून में नए नए प्लेयर्स को सुनते हैं, अलग अलग स्पोर्ट में जिन्होंने नाम हासिल किया उनको सुनते हैं। आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ के जितने गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, बॉयज स्टूडेंट्स हैं, सब आपको सुन के काफी मोटिवेट हुए होंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम। अभी जीडी सर ने बोला कि चक दे इंडिया की याद आ गई,
तो मुझे भी चक दे इंडिया से कोमल चौटाला की याद आ गई आपको देख के, आपको सुन के। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम चाहेंगे, इनफैक्ट मैं चाहूंगी चेयरमैन सर से बोलना कि हमारी गर्ल स्टूडेंट्स को जरा हॉकी के लाइन पे भी कुछ हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए। सो आई विल रिक्वेस्ट आवर चेयरमैन कि हमारे स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए एक हॉकी ग्राउंड होना बहुत जरूरी है हमारे दोनों कैंपस में। थैंक यू मैम। सर आप क्या राकेश सर हमारे साथ हैं, चेयरमैन सर, आपने सुनी ली होगी मैडम की रिक्वेस्ट। बिल्कुल सुन लिया सुभाष। मैं तो बहुत से सुन रहा था प्रीतम को, और मैं खुद ही ये सोच रहा था कि कैसे हम वुमेन हॉकी को प्रमोट करें अपने कॉलेजेस में, और मेरी प्लानिंग पूरी नहीं हो पाई तब तक ये क्वेश्चन दाग दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं और कमिट करता हूं कि वुमेन हॉकी के लिए हम बहुत जल्दी कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि प्रमोट करें। और प्रीतम को जरूर इंदौर या ग्वालियर या दोनों जगह बुलाने के लिए आप आग्रह करें। प्रीतम ने जिस सरलता से और जिस साफगोई से अपने पूरे ग्रामीण परिवेश से लेकर के और लास्ट अचीवर तक, ग्रेट अचीवर तक का अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, मुझे तो ये उनकी साफगोई बहुत अच्छी लगी। मैं भी ग्रामीण परिवेश से ही हूँ, और लगभग उन्हीं स्थितियों में भैंस चराना और गाय चराना और ये सब करना, हम लोग गिल्ली डंडा भी खेलते थे, कपड़े भी खेलते थे, ये सब यादें मुझे ताजा हो गई हैं। और प्रीतम ने जिस तरीके से अवार्डी होने के बाद, इंटरनेशनल अचीवर होने के बाद भी अपनी जड़ें नहीं अभी छोड़ी हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और उनके जुनून के लिए प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और विक्रांत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको आश्वस्त करता हूँ, विशेष रूप से ट्रेजरर मैम गरिमा जी, कि जो आपने मांग उठाई है आज, ये बहुत जल्दी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलिए, थैंक यू मैम। सही मांग उठाई मैडम ने। Now I request our MD sir Nitin Tomar sir, please extend a vote of thanks. Good morning, ma'am. Good morning. मैम यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन। मतलब आपको, जब हमने आपका नाम सुना था, जब आज से एक हफ्ते पहले एक प्रपोजल था कि हम मैम को इनवाइट करना चाहते हैं, तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड कि लेट्स हैव समबडी प्रमोटिंग द वुमेन्स स्पोर्ट्स। एक्चुअली मतलब कोई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेंस स्पोर्ट्स में एक्चुअली नॉर्मली हर एक जन इंटरेस्ट लेता ही लेता है, बट वी नीड टू गिव एम्फेसिस टू द वुमेन्स स्पोर्ट्स कि कम से कम हमारी जो बच्चियां हैं, व्हाई नॉट ओनली स्पोर्ट्स, आई मीन पढ़ाई में भी कई बार बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत आती है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यार 12th कर लिया इनफ है या ग्रेजुएशन कर लिया इनफ है, व्हाई नॉट पीजी। तो मतलब वी एट विक्रांत हम लोग प्रमोट करते हैं, एक दत्तक पुत्री योजना होती है जिसके थ्रू हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं, मिनिमम से मिनिमम फीस, या तो कई बार अगर बच्चे काफी अच्छे उस पर्टिकुलर फील्ड में या फिर स्पोर्ट्स में या फिर स्टडीज में है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी देते हैं। सो आई मीन इट्स रियली फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर कि आप यहाँ आए, इंडियन टीम कैप्टन एंड द करंट कोच ऑफ द इंडियन टीम who's training the entire women teams for the coming tournaments, and we are fortunate enough to have you. Thank you very much ma'am। और मैं चाहूंगा हमारे बच्चे जितने भी यहाँ सुन रहे हैं हमको एक इंस्पिरेशन लें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स हो चाहे वो स्टडीज हो, किसी भी फील्ड के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो करें। पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, हमको थोड़ा उनका भी सुनना पड़ेगा, पर आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर मैम ने इस चीज को ओवरकम किया, हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है दोनों चीजों को। यू कैन नॉट से हम यही करेंगे दूसरा नहीं करेंगे, दोनों चीजों को बैलेंस करिए और स्टिक रहिए। व्हाटएवर यू वांट यू हैव टू डू इट, एंड यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स, यू हैव नथिंग एल्स टू डू। तो कन्विंस करना बहुत जरूरी है, तो जो मैम ने किया। तो मैम थैंक यू वेरी मच, आप आए। और जैसे चेयरमैन सर ने बोला कि मैं चाहूंगा जब भी लॉकडाउन खुलता है, वी शुड अगर आप एमपी आते हैं या फिर वी विल डेफिनेटली इनवाइट यू, स्पेशली हमारे 2 कैंपस हैं, इंदौर में एंड ग्वालियर में। एनी टाइम हम चाहेंगे आप आए और बच्चों को रूबरू, मतलब अपने सामने रूबरू होकर उनको इंस्पायर करें। थैंक यू मैम। शुक्रिया सर। एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा मैम, बहुत मतलब ये चीज हमें भी नहीं पता थी, पर उस दिन जब आप मतलब आपके लिए हॉकी का टीजर बना रहे थे हम, तो सर भी फील्ड पर आए, और जिस तरह से मैं जानता हूँ कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन हो, पुराना खिलाड़ी हो, और अगर हॉकी का खिलाड़ी हो, जैसे हमें उस दिन पता पड़ा कि सर भी, एमडी सर भी, नितिन सर भी बहुत अच्छे हॉकी से पैशनेटली जुड़े हैं। जो हॉकी हाथ में ली, बोले मालूम नहीं अब तो इतने दिन हो गए हॉकी, मतलब
जो है कर पाऊंगा कि खेल पाऊंगा कि नहीं, बट द वे ही स्टार्टेड दैट वाज अमेजिंग। मैंने वही बोला कि सर एक बार आपने खेल ली, एक बार पैशनेटली किसी खेल से जुड़ गए तो यू आर ऑलवेज अटैच्ड विद इट। नहीं, आई वाज जस्ट टेलिंग, मैं सुभाष सर को बता रहा था कि हमारे टाइम पे वो जागृति की हॉकी होती थी। बिल्कुल हाँ, जागृति, वी यूज्ड टू प्ले, मतलब बच्चे पागल होते थे कि वी वांट दैट हॉकी ओनली। और फिर वो जो उसके शूज होते थे स्पेसिफिक, और फिर ग्रास में खेलते थे, दैट वाज क्वाइट नाइस एक्चुअली। बट ऑल्दो स्कूल्स में सिर्फ 2 महीने मिलते थे एक स्पोर्ट्स के लिए, जैसे अगर हॉकी आया तो ओनली 2 months, तो वी हैड लाइक 2 महीने पूरा सिर्फ हॉकी, उसके बाद खत्म, उसके बाद नथिंग एल्स। तो ऑल्दो वी हैड अदर प्रेशर्स आल्सो, जैसे आपने बोला कि कई लोग खेल जाते हैं, नहीं खेल पाते हैं, सो बाकी इंटरेस्ट बाकी जगह निकल गया। So, but it was very hockey is a game, national game है, we should respect it and we should promote it. जिसे चेयरमैन सर ने बोला, we will definitely do something कि हमारे women's के हम टीम इसमें बनाए और उसको प्रमोट करें। And we will also would like to promote your जो आप कोचिंग की संस्था आप चला रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे तो we'll definitely promote that as well here in the region. Thank you very much sir. जो है आपने बोला सर, मुझे बचपन की याद आ गई, हम लोग क्या करते थे, खजूर की डालियां तोड़ के उसकी हॉकी स्टिक बना के और गोल पत्थर लेके उससे खेला करते थे। उसी से खेलते थे पहले, गांव वगैरह में ऐसे ही खेलते थे। जी जी जी। Once again I would like to thank our dignitaries, our students, faculties and all sports loving friends for your heartfelt involvement in the sports webinar Junoon. I would like to specially thank our MD sir, our chairman sir, and all the dignitaries for their motivation and encouragement for conducting this sports webinar Junoon. बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, और सभी सवालों का इतना सटीक जवाब देने के लिए। सर ने कहा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजी थी मेरे पास भी थी, पर मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं पड़ी। आपसे इतनी बात हार्ट टू हार्ट टॉक हुआ कि आई डोंट थिंक कि हमें कहीं से कहीं तक भी किसी और सवालों की जरूरत पड़ी। लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस मैम, कुछ हमारे बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहें? मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि वो स्पोर्ट्स फील्ड हो या पढ़ाई हो, जो भी हो उसमें नंबर 1 होना चाहिए। चाहे आप चोर भी बनो तो नंबर 1 ही बनो, मतलब पीछे नहीं होना चाहिए भाई, हाँ बीच में हो। मैं तो ये बताऊंगी कि आप एक अच्छे लेवल पे ऊपर जाएं, सबसे टॉप पे रहो, आपका गोल जो है वो सबसे ऊपर वाला होना चाहिए। शुक्रिया मैम। सोहनलाल द्विवेदी जी की 4 पंक्तियां फिर बोलना चाहूंगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। इसी ख्याल के साथ दोस्तों आपसे विदा लेने का समय आ गया है। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक सेम टाइम विद अनदर स्पोर्ट्स सुपरस्टार। टिल देन योर होस्ट एंड दोस्त सुभाष मसीह फ्रॉम विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। शुक्रिया।